व्याघ्र ड्रैगनों के विकराल मुखों से अग्नि की प्रचंड धाराएं फूट पड़ीं और उसी क्षण नाग ड्रैगन अश्वारोहियों के भले दिव्य प्रकाश से दमक उठे। जो आक्रमणकारी मार्ग से बाहर निकले थे वे किसी प्रतिरोध का अवसर पाए बिना ही पल भर में चिथड़ों में बदल दिए गए। ये प्राणी फर्श पर बिखरे फटे चिथड़े शवों का निरीक्षण करते हुए, शल्कों पर सरकते हुए उत्थान के मस्तिष्क पर गहरी चिंता की रेखाएं उभर आईं। हाँ, ये वही हैं। दांत पीसते हुए त्रिंदल ने जमीन पर पड़े मांस के कुछ टुकड़ों को अपने पैरों से कुचल दिया। उन बिखरे शरीरों के अवशेष किसी और के नहीं बल्कि उसी परलोक अंधोलोक के जीवों के थे जिन्होंने बीते 1 वर्ष से उन्हें निरंतर आतंकित कर रखा था। इतने असंख्य प्राणियों में से ठीक यही हमारे मार्ग में क्यों प्रतीक्षा कर रहे थे? उत्थान ने कटु मुस्कान के साथ कहा। भाग्य भी कभी कभी अत्यधिक क्रूर हो जाता है। सच कह रहे हो, त्रिंदल ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया। यदि इस मार्ग के पार इनकी संख्या अधिक हुई, उत्थान ने गंभीर स्वर में कहा, तो आगे बढ़ना आत्महत्या के समान होगा। मैं सहमत हूँ, त्रिंदल ने तुरंत उत्तर दिया। हमें ये भी ज्ञात नहीं कि वहाँ कितने ऐसे प्राणी घात लगाए बैठे हैं। इसी बीच बातचीत करते करते उत्थान की दृष्टि दूर खड़ी रिक्शाशा पर पड़ी, जो सिर झुकाए किसी वस्तु की जांच कर रही थी। केवल झुकने से संतुष्ट न होकर वह नीचे बैठ गई, मानो उस वस्तु को और निकट से परखना चाहती हो। कुछ क्षणों बाद वह उठी और उसके हाथ में कुछ था। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? त्रिंदल क्रोध से गरज उठा। जिस वस्तु को रिक्शाशा ने उठाया था वह एक शून्य योद्धा का सिर था। वही शून्य योद्धा जिसे कुछ ही समय पहले नाग ड्रैगन अश्वारोहियों ने अनजाने में चीर डाला था। उनका अपमान मत करो। त्रिंदल की आवाज कांप रही थी। यद्यपि वे परिस्थितिवश नष्ट हुए थे, फिर भी वे उसके अमूल्य अधीनस्थ थे। एक तुच्छ अधो वनवासी द्वारा उनके अवशेषों को उठाते देख उसका क्रोध अब सहन सीमा से परे जा चुका था। रुको, उत्थान ने कठोर स्वर में आदेश दिया। जो त्रिंदल उसके वस्त्रों का कॉलर पकड़ने ही वाला था, वह दांत भींचकर रुक गया। थोड़ा ठहरो, उत्थान ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा। वह रिक्शाशा को देखता रहा। यद्यपि वह केवल एक अधो वनवासी थी, किंतु राजा रुद्र प्रताप का विशेष विश्वास उस पर था, और उत्थान जानता था कि उसका हर कार्य किसी कारण से ही होता है। जैसा उसने अनुमान लगाया था, रिक्शाशा ने गंभीर स्वर में कहा, ये दूषित हो चुके हैं क्या? उत्थान की आंखें फैल गईं। रिक्शाशा ने वह सिर उठाया जो एक धातु हेलमेट जैसा प्रतीत हो रहा था। ध्यान से देखो, सामान्यतः शून्य योद्धा केवल आत्माओं द्वारा संचालित खोखले कवच होते हैं। उनके हेलमेट के भीतर कुछ भी नहीं होता, किंतु ये भिन्न था। काले कवच का रंग लाल हो चुका है। रिक्शाशा बोली, और इन उभरी हुई नसों को देखो, ये ठीक वैसी ही हैं जैसी उन प्राणियों की थीं। वास्तव में उस सिर पर असंख्य कुरूप, सर्पिल नसें और तंतु उभरे हुए थे। उनका स्वरूप बिल्कुल उन्हीं शत्रुओं के समान था जिनसे वे पिछले 1 वर्ष से युद्ध कर रहे थे। ये कैसे संभव है? त्रिंदल के शब्द अधूरे रह गए। अब सोचने पर स्पष्ट था, मार्ग से निकलते समय वे प्राणी शत्रुता से भरे हुए थे। शायद यही कारण था कि नाग ड्रैगन अश्वारोहियों ने बिना हिचक भाले चला दिए। यहाँ कुछ अत्यंत असामान्य घट रहा है, रिक्शाशा ने वह सिर फेंकते हुए कहा। अपने मृत अधीनस्थ का सिर जमीन पर लुढ़कते देख त्रिंदल शब्दहीन रह गया। उसका मन पूरी तरह भ्रमित था। और जब तक हम स्वयं उस पार नहीं जाते, रिक्शाशा ने आगे कहा, तब तक सत्य का ज्ञान असंभव है। अधो वनवासी धनुर्धर 2 घंटे पहले मार्ग में प्रविष्ट हुए थे। शून्य योद्धा बाद में गए थे, किंतु उन्हें गए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था। तो फिर उस अंतराल में ऐसा क्या घटा? इस प्रश्न ने पहली बार पूरे अभियान दल के हृदय में भय भर दिया। यहाँ तक कि साहसी नाग ड्रैगन अश्वारोहियों के चेहरे भी पीले पड़ गए। चलो, रिक्शाशा ने हाथ के संकेत से आदेश दिया। यहाँ खड़े रहकर कुछ नहीं मिलेगा। ड्रैगन योद्धा संकोच के साथ पुनः मार्ग की ओर बढ़े, भालों को कसकर थामे। अधो वनवासी भी उनकी छाया में सिमटते हुए आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ो, रिक्शाशा ने दोहराया। त्रिंदल को स्वयं भी पता नहीं चला कि वह कब उस तुच्छ अधो वनवासी के आदेश पर चल पड़ा। उसके कदम भारी थे और मांसपेशियां भय से जकड़ी हुई थीं। सबसे बुरे हाल में भी। रिक्शाशा ने मार्ग के द्वार पर पहुंचते हुए कहा, तुम्हें जीवित लौटना होगा, उत्थान। यदि स्थिति हमारी कल्पना से भी अधिक भयावह हो तो जीवित बचने की सर्वाधिक संभावना तुम्हारी ही है। उसके शब्दों में ऐसी ठंडी गंभीरता थी कि सभी सिहर उठे। सामान्यतः उत्थान इस पर लंबा भाषण देता, किंतु इस बार वह केवल मौन में सिर हिला सका। ठीक है, चलो, रिक्शाशा ने कहा और बिना किसी हिचक के अंधकार में पहला कदम रख दिया। यहाँ तक कि त्रिंदल भी अब उसके साहस को नकार नहीं सका। उफ! उत्थान लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। नाग ड्रैगन अश्वारोहियों ने मार्ग में प्रवेश किया और शीघ्र ही पूरा दल उस पार पहुंच गया। वह मार्ग न अधिक चौड़ा था, न अधिक संकरा। घना अंधकार उसे भर रहा था। दृश्य कुछ विशेष भिन्न नहीं था, जिससे इतनी तैयारी के साथ आए योद्धा क्षण भर के लिए स्वयं को मूर्ख सा अनुभव करने लगे। किंतु शीघ्र ही एक भारी, दमनकारी ऊर्जा ने उन्हें जकड़ लिया। रिक्शाशा पहले ही नीचे बैठ चुकी थी।
कंधे मलते हुए पदचिह्नों की जांच कर रही थी। ये शून्य योद्धाओं के निशान हैं, उसने कहा। और ये अधो वनवासी धनुर्धरों के। लगता है शून्य योद्धा यहीं रुके थे, फिर तुरंत लौटने लगे। शायद ये संकेत देने के लिए कि कोई खतरा नहीं है। केवल कुछ पदचिह्नों से वह पूरे घटनाक्रम का चित्र खींच रही थी। स्थिति बिगड़ी है, पर अत्यंत भयावह नहीं, उसने आगे कहा। अधो वनवासी अभी जीवित हैं, और वह उन निशानों का अनुसरण करने लगी। ये स्थान असहज कर रहा है, उत्थान ने कहा। अंधकार और मौन अंधोलोक के लिए सामान्य थे, किंतु आज वे घुटन बन चुके थे। तभी कुछ समय बाद त्रिंदल रुका। उसके सिर के पीछे तीव्र चुभन हुई थी। वह फिर आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक जम गया। धीरे धीरे उसने तलवार की मूठ पकड़ी। क्या आग! दम घुटने की चीख गलियारे में गूंज उठी। जैसा मैंने सोचा था, रिक्षाशा बोली। त्रिंदल ने मुड़कर देखा। रिक्षाशा एक शून्य योद्धा की गर्दन पर पैर रखे खड़ी थी। उसका कवच लाल पदार्थ से लथपथ था, काली नीली नसें उभरी हुई थीं। यहाँ कुछ बहुत गलत है, रिक्षाशा ने उसका सिर भेदते हुए कहा। और अब बहुत देर हो चुकी है। चारों ओर शून्य योद्धाओं की आंखें लाल चमक रही थीं। अंधकार में अधो वनवासी कृपाने म्यान में जा चुकी थीं। और तब उत्थान ने धीमे स्वर में कहा, रुको त्रिंदल, तुम्हारे सैनिक पहले ही निगल लिए गए हैं। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउ टेल्स को। रिक्षाशा के मुखमंडल पर कोई भी भाव नहीं उभरा, चाहे त्रिंदल ने कुछ भी कहा हो। कभी कभी वह गहन विचारों में डूब जाती और उसकी बाहें हल्के से सिकुड़ जातीं। और हर बार जब ऐसा होता, धरती पर बिखरे हुए दूषित शून्य योद्धाओं के शवों को उसके अधो वनवासी धनुर्धर निःशब्दता से समाप्त कर देते। यदि वे शून्य योद्धा केवल निर्जीव धातु न होते, तो इस समय तक रिक्षाशा अपने शत्रुओं के रक्त में डूबी खड़ी होती। उत्थान, रिक्षाशा ने धीमे स्वर में कहना शुरू किया। मैं समझ रहा हूँ, उत्थान ने बिना उसकी ओर देखे उत्तर दिया। त्रिंदल अब भी स्वयं को शांत नहीं कर पा रहा था। उसने रिक्षाशा और उत्थान को भ्रूभन के साथ देखा। वे दोनों आपस में ऐसे संवाद कर रहे थे मानो त्रिंदल वहां उपस्थित ही न हो। मेरी ऊर्जा बहुत तेजी से क्षीण हो रही है, रिक्षाशा ने गंभीर स्वर में कहा। ऐसा प्रतीत होता है मानो, उत्थान ने कहना शुरू किया, मानो यह अंधोलोक स्वयं हमारी शक्ति को चूस रहा हो। रिक्षाशा ने सिर हिलाते हुए उसकी बात पूरी की, फिर अचानक मुड़कर बोली, शून्य योद्धाओं के बाद अगला क्रम व्याघ्र ड्रैगनों का है। उत्थान ने व्याघ्र ड्रैगनों की ओर देखा और गहरी सांस ली। उनके शरीर पर काली, उभरी हुई, गांठदार नसें उगाई थीं, स्पष्ट रूप से उसी अज्ञात दूषण का परिणाम। इसके विपरीत नाग ड्रैगन अश्वारोहियों पर अभी तक उसका प्रभाव कम दिखाई दे रहा था। सबको समाप्त कर दो, रिक्षाशा का आदेश निर्दय और अटल था। नाग ड्रैगन योद्धा हिचकिचा गए। वे निष्ठावान और वीर थे, किंतु यह आदेश उनके लिए असहनीय था, क्योंकि व्याघ्र ड्रैगन उनके ही अस्तित्व का विस्तार थे। फिर भी उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। अंततः उन्होंने अपने ही हाथों से पुनर्तः दूषित व्याघ्र ड्रैगनों का अंत कर दिया। तारानकन तारानकन तारानकन, व्याघ्र ड्रैगनों के बाद नागाओं को भी समाप्त करना पड़ा। अभियान से लौटने के पश्चात उत्थान ने रिपोर्ट दी। रुद्र प्रताप नरक शिशु का चेहरा और अधिक कठोर हो गया। तो यही सब जीवित बचे हैं। आरंभ से ही वह जानता था कि यह अभियान सरल नहीं होगा। इसी कारण उसने स्पष्ट कहा था कि जीवित लौटना मिशन की सफलता से अधिक महत्वपूर्ण है। किंतु मार्ग के उस पार ऐसी शक्तियां थीं जिनका उसे किंचित भी अनुमान नहीं था। 30 अमूल्य नाग ड्रैगन अश्वारोहियों का बलिदान हो चुका था, और अधो वनवासी धनुर्धरों में से भी आधे से कम ही लौट पाए थे। ये तुच्छ और अयोग्य सेवक महाराज के अमूल्य सैनिकों को व्यर्थ मृत्यु की ओर ले गया। रिक्षाशा घुटनों के बल झुकी हुई, बार बार अपना मस्तक भूमि से टकराते हुए बोली, कृपया मुझे दंड दीजिए, बस करो। रुद्र प्रताप ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हें मुझे घटनाओं का विवरण देना है, न कि इस निर्दोष भूमि को तोड़ने का प्रयास। संभवतः उसके मन में अत्यधिक चिंताएं थीं। सामान्यतः वह पहले उसकी सुरक्षा का हाल पूछता, किंतु इस बार उसका स्वर क्रोधित था। रिक्षाशा के होंठ कांप उठे। उसकी आंखों में विस्मय और असमंजस झलकने लगा। उसी क्षण तीक्ष्ण अनुभूति वाले उत्थान ने हस्तक्षेप किया, मार्ग के उस पार की दुनिया शुद्ध द्वेष से भरी हुई है। अंधकार का एक टुकड़ा और मौन की एक परछाई मानो हमारे शरीर से चिपक गई थी और हमारी शक्ति को धीरे धीरे निगल रही थी। रुद्र प्रताप की दृष्टि रिक्षाशा से हटकर उत्थान पर जा टिकी। तो तुम भी उसका स्वरूप नहीं समझ पाए, उसने अपनी अंगर दाढ़ी सहलाते हुए कहा। मैं यह नहीं जानता कि वह क्या था, उत्थान ने उत्तर दिया, किंतु इतना निश्चित है कि वह हमारे लिए मित्रवत नहीं था। ये सुनकर रुद्र प्रताप समझ गया, यदि निष्ठावान नागा योद्धा तक दूषित होकर अपने साथियों पर टूट पड़े तो वह शक्ति कितनी भयावह होगी। कम से कम एक रहस्य अब स्पष्ट हो गया है, रुद्र प्रताप ने कहा। अब वह समझ गया था कि उसके शत्रु अंधे उन्माद में क्यों डूबे हुए थे। वे क्यों हर वस्तु को नष्ट करने पर आमादा थे, स्वयं की परवाह किए बिना। किंतु एक संदेह अभी भी शेष था। वह गहन विचार में डूब गया।
उत्थान ने बताया था कि केवल स्थिर खड़े रहने पर भी उसकी ऊर्जा क्षीण हो रही थी। वह 2 दिनों में अपनी 70% से अधिक स्लाइम शक्ति खो चुका था। अधो वनवासी धनुर्धर, जो किसी प्रकार लौट पाए थे, अस्थिपंज मात्र रह गए थे, मानो वालिसियस के असफल प्रयोग। रिक्शाशा का पीला चेहरा तो किसी शव के समान लग रहा था। फिर भी तुम सबने अच्छा कार्य किया है, रुद्र प्रताप ने जीभ चटकाते हुए कहा। यद्यपि उन्होंने उसकी चिंताएं बढ़ा दी थीं, फिर भी यह अभियान पुनर्तः निष्फल नहीं था। उसने उत्थान को 5 डाउन जेम्स प्रदान किए, जो 9वें तल पर अत्यंत मूल्यवान थे। जाओ और स्वयं को संभालो। उत्थान ने बार बार कृतज्ञता व्यक्त की और अपने भूल भुलैया की ओर लौट गया। इधर रिक्शाशा अब भी सिर झुकाए भूमि पर पड़ी थी। रुद्र प्रताप ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुमने उत्थान के लौटने के सुझाव के बावजूद मिशन को आगे बढ़ाया। यह मेरे आदेश की अवज्ञा थी, किंतु चूंकि तुम कुछ परिणाम लेकर लौटी हो, मैं न दंड दूंगा न पुरस्कार। फिर भी उसके क्षीण मुख को देखकर उसका हृदय द्रवित हो उठा। अंततः उसने एक अमूल्य समन पत्थर निकालकर उसे दे दिया। अन्य जीवित अधो वनवासियों को केवल निम्न स्तरीय डाउन जेम्स दिए गए, क्योंकि 9वें तल की स्थिति उन्हें पुनर्तः पुनर्जित करने की अनुमति नहीं देती थी। तारांकन तारांकन तारांकन। रिक्शाशा के चले जाने के बाद रुद्र प्रताप गहन दुविधा में डूब गया। डोमिनिक दिव्यांश ने कुछ सुझाव दिए, किंतु अपर्याप्त जानकारी के कारण वे निष्फल रहे। लंबा समय बीत गया। किसी कारणवश एंजेला अब तक सतह तक पहुंचे डाउन जेम्स का पता नहीं लगा पाई थी। रुद्र प्रताप को क्षण भर के लिए संदेह हुआ, कहीं मिस्टर बैक अब बैजनाथ को कुछ आभास तो नहीं हो गया। किंतु उसके व्यवहार में कुछ भी संदिग्ध नहीं था, इसलिए उसने एंजेला को निगरानी जारी रखने का आदेश दिया। इसी बीच रिक्शाशा ने पुनः जोर दिया कि वह मार्ग के उस पार जाकर जासूसी करना चाहती है। उसका तर्क था कि नागाओं की तुलना में अधो वनवासियों के साथ वह अधिक समय तक टिक सकती है। अंततः रुद्र प्रताप ने अनुमति दे दी, पर चेतावनी दी, अति मत करना, तुम नाग ड्रैगन योद्धाओं से भी अधिक महत्वपूर्ण हो। रुद्र प्रताप द्वारा प्रदान किए गए एक और समन पत्थर से रिक्शाशा ने स्वयं को और सुदृढ़ किया। उसने अंधोलोक भर से सैकड़ों अधो वनवासियों को एकत्र किया और जासूसी, हत्या, संचालन सब स्वयं संभालने लगी। 3 दिन भी नहीं बीते थे कि वह अप्रत्याशित रूप से लौट आए। अधो वनवासियों का 1/4 भी जीवित नहीं बचा था, किंतु इस बार परिणाम असाधारण थे। मार्ग के उस पार जिन प्राणियों से मेरा सामना हुआ, रिक्शाशा ने कहा, उनमें केवल यही एक था जिसकी बुद्धि अभी शेष थी। उसके साथ एक युवक था, उसकी त्वचा वृक्ष की छाल सी सूखी। वह परलोक अंधोलोक का निवासी था, किंतु उसकी आंखों में वह उन्माद नहीं था। मैं तुम्हारी कथा सुनना चाहता हूँ, रुद्र प्रताप ने सिंहासन से कहा। कुछ क्षणों के संकोच के बाद युवक ने बोलना शुरू किया। कुछ सुनकर रुद्र प्रताप का चेहरा कठोर हो गया। उसने अभी क्या कहा? उसने रिक्शाशा से पूछा। कुछ देर बाद, उफ, रुद्र प्रताप ने कराहते हुए कहा। संक्षेप में रिक्शाशा बोली, मार्ग के उस पार की दुनिया नरक है। नरक, रुद्र प्रताप ने शब्द दोहराया। यदि उस युवक की बातें सत्य थीं, तो नरक भी उस भयावहता का अपर्याप्त वर्णन था। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउ टेल्स को। अधो वनवासी धनुर्धर दूत भूल भुलैया से प्रस्थान कर गए। उन्हें उस्तुस की भूल भुलैया से होते हुए गहन तल के काउंट्स तक संदेश पहुंचाना था। यद्यपि 11वां तल अब भी अराजकता से भरा हुआ था और युद्ध की दिशा पुनर्तः निश्चित बनी हुई थी, फिर भी यह अपेक्षा की जा रही थी कि वे अपने कार्य में सफल होंगे, क्योंकि वे पहले ही 11वें तल की भली भांति टोह ले चुके थे। धनुर्धरों के प्रस्थान के पश्चात कुछ समय बीता ही था कि रुद्र प्रताप के समक्ष देवनेरियन प्रकट हुआ। हमेशा की भांति देवनेरियन का आगमन रुद्र प्रताप के एक भयावह और रहस्यमय दुष्स्वप्न के ठीक बाद हुआ। देवनेरियन को रुद्र प्रताप की उस कथा पर प्रथम दृष्टि में विश्वास करना कठिन प्रतीत हो रहा था। कौन इस विचित्र बात पर भरोसा करता कि एक अंधोलोक जो स्वयं चेतन प्राणी नहीं है, जीवित अस्तित्व को निगल रहा है। किंतु जैसा कि किसी अंधोलोक निवासी से अपेक्षित था, देवनेरियन ने रुद्र प्रताप की व्याख्या को गंभीरता से सुना। आखिरकार उसने भी अंधोलोक में रहते हुए असंख्य विचित्र और अकथनीय घटनाओं का सामना किया था। काफी देर बाद देवनेरियन ने गहन स्वर में कहा, यदि यह सत्य है तो ये युद्ध केवल विजय या पराजय का प्रश्न नहीं रह जाता। रुद्र प्रताप ने मौन में सिर हिलाया। देवनेरियन आगे बोला, वर्तमान परिस्थिति में यदि हम जीत भी जाएं, तो स्वयं को विजेता नहीं कह सकते, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हमारा अंधोलोक भी उस दूसरे अंधोलोक जैसी नियति का शिकार न हो जाए। रुद्र प्रताप को देवनेरियन से किसी ठोस समाधान की आशा थी, किंतु उसे कोई विशेष सूचना प्राप्त न हो सकी। फिर भी वह संतुष्ट था कि अब देवनेरियन भी स्थिति की भयावहता को समझ चुका था। क्या तुम्हारे मन में कोई उपाय है? रुद्र प्रताप ने पूछा। पहले शत्रु को बाहर निकालना होगा, देवनेरियन ने उत्तर दिया। डाउन जेम्स की समस्या पर उसके बाद विचार किया जा सकता है।
जब तक शत्रु उन्हें लूटता रहेगा, स्थिति सुधरने की कोई संभावना नहीं। कम से कम देवनेरियन युद्ध को लेकर निराशावादी नहीं था। क्या तुम ये कर पाओगे? रुद्र प्रताप ने पूछा। देवनेरियन ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, संभव या असंभव का प्रश्न अब निरर्थक है। इस समय हमारा विनाश निकट है। इतना कहकर उसने लौटने का वचन दिया और चला गया। देवनेरियन के जाने के बाद अधो वनवासी धनुर्धर एक एक करके लौट आए, किंतु वे केवल यही पुष्टि कर सके कि गहन तल के किसी भी काउंट को मार्ग के उस पार की वास्तविकता का कोई ज्ञान नहीं था। यह विचित्र है, रुद्र प्रताप ने गहन स्वर में कहा, कि किसी ने भी उस मार्ग से होकर स्थिति की जांच करने का विचार तक नहीं किया। वह जानता था कि लौह-रक्त अनातोलियस असाधारण अंतर्दृष्टि रखता है, और यद्यपि उसने कभी निराशा के पार्थेनॉन से भेंट नहीं की थी, फिर भी वह उसे रणनीतिक और बौद्धिक रूप से दुर्बल नहीं मानता था। यदि गहन तल के काउंट्स वास्तव में इतने अज्ञान होते, तो अनातोलियस कभी भी उनसे इतना सतर्क न रहता। यही कारण था कि रुद्र प्रताप को यह तथ्य और भी अधिक अस्वाभाविक प्रतीत हो रहा था। उसी क्षण देवनेरियन पुनः लौटा। 11वें तल की सफाई शीघ्र हो जाएगी, उसने कहा। अधिक समय नहीं लगेगा। रुद्र प्रताप स्तब्ध रह गया। यदि देवनेरियन पहले ही शत्रु को सरलता से मिटा सकता था, तो अब तक प्रतीक्षा क्यों की? देवनेरियन ने अधिक विवरण नहीं दिया। उसने केवल इतना कहा, हम एक दूसरे से बहुत लंबे समय तक सतर्क रहे। यदि हम इस अवसर पर आक्रमण न करें, तो यह उबाऊ टकराव चलता ही रहेगा। स्पष्ट था कि केवल अनातोलियस ही नहीं, अन्य काउंट्स भी सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ा देर हो गई है, देवनेरियन बोला, पर अब हम स्थिति सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। कितना समय लगेगा? रुद्र प्रताप ने पूछा। 1 महीने तक, देवनेरियन ने सहजता से उत्तर दिया। मार्ग को समाप्त करना अभी असंभव है, किंतु उतने समय में हम अपनी अग्रिम पंक्तियां वहां तक पहुंचा देंगे। देवनेरियन के शब्दों ने रुद्र प्रताप को गहन दुविधा में डाल दिया। यदि युद्ध लंबा खींचता, तो डाउन जेम्स से वंचित अंधोलोक दूसरे अंधोलोक जैसी दशा में पहुंच सकता था, और यदि युद्ध शीघ्र समाप्त हो गया, तो वह अज्ञात सत्ता अधिग्रहणकर्ता यूजर्पर उसके नवीन महास्वामी हाईलॉर्ड पद को भांप सकती थी। किसी भी दिशा में रुद्र प्रताप और उसका दुर्ग घोर संकट में पड़ने वाले थे। कुछ क्षणों तक वह मौन में डूबा रहा, फिर उसका संकल्प अडिग हो गया। 1 महीना, उसने धीमे स्वर में कहा। वर्तमान परिस्थितियों में 1 महीना एक साथ बहुत लंबा और अत्यंत छोटा समय था। अंततः उसने निर्णय ले लिया। सभा देवनेरियन से भेंट के तुरंत बाद रुद्र प्रताप ने दिव्यांश, क्वांस, रिक्षाशा और अन्य वीर स्तरीय नागाओं के साथ एक गुप्त सभा बुलाई। मोरिगन और हेमडाल को जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया गया। सब उपस्थित हैं, रुद्र प्रताप ने कहना शुरू किया। उसके अधीनस्थ आगामी घोषणा की आशंका से एक दूसरे की ओर देखने लगे। 1 महीने के भीतर गहन तल काउंट्स का युद्ध समाप्त हो जाएगा, उसने कहा। उससे पहले मैं 10वें तल पर अधिकार करूंगा। दिव्यांश चकित रह गई, किंतु रुद्र प्रताप ने उसे रोकते हुए कहा, मेरा लक्ष्य उनकी भूल-भुलैया या डाउन जेम्स नहीं है। हम सीधे 10वें तल के बार्नो और विस्काउंट्स को निशाना बनाएंगे। 10वें तल के कुलीन पहले ही शत्रुओं द्वारा निर्दयता से कुचले जा रहे थे, अपने आलस्य और आत्ममुग्धता की कीमत चुका रहे थे। अनेक मारे जा चुके थे, अनेक मोआई द्वारा निगल लिए गए थे। जो बचे थे, वे इधर उधर बिखर कर अपने अस्तित्व की अंतिम रक्षा कर रहे थे। यदि काउंट्स के हस्तक्षेप की चिंता है, दिव्यांश ने सुझाव दिया, तो क्यों न कुलीनों को अनुकूल शर्तों पर स्थानांतरित होने का प्रस्ताव दिया जाए। किंतु रुद्र प्रताप ने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया। उसे सेनाएं नहीं चाहिए थीं, उसे कुलीनों की मोहरें चाहिए थीं, अर्थात शक्ति खंड। ये जानकारी अत्यंत गोपनीय है, उसने चारों ओर देखकर कहा। फिर उसने महास्वामी और अधिग्रहणकर्ता का सत्य सबके सामने प्रकट कर दिया। सभा स्तब्ध रह गई, केवल रिक्षाशा अब भी उसे विचित्र दृष्टि से देख रही थी। मुझे कम से कम 10 कुलीनों के सिर चाहिए, रुद्र प्रताप ने कहा। मौन और गहरा हो गया, और अंततः 9वें तल के सभी भूल-भुलैया स्वामियों को दुर्ग में बुलाया गया। जब वे एकत्र हुए, रुद्र प्रताप ने केवल इतना कहा, हम एक और युद्ध में प्रवेश कर रहे हैं। फिर उसने 100 से अधिक द्वार पोर्टल खोल दिए। अराजकता फैल गई, और अंत में उसका आदेश गूंजा, अपनी सेनाएं बुलाओ, युद्ध अब आरंभ होता है। उसका आदेश गूंजा, अपनी सेनाएं बुलाओ, युद्ध अब आरंभ होता है। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउ टेल्स को। युद्ध की वास्तविक शुरुआत अधो एल्फ हत्यार इन राक्षसा के हाथों हुई। एक करुण कराह और दांतों की खटपट जैसी विचित्र ध्वनियां चारों ओर गूंज उठीं। कुछ ही क्षणों बाद एक भारी धमाके की आवाज आई, और छायाओं के बीच से 10वें तल के कुलीनों के अंगरक्षकों के सिर विहीन शव भूमि पर आ गिरे। मैंने सबका काम तमाम कर दिया है, एक अधो एल्फ ने शांत लेकिन ठंडी आवाज में सूचना दी।
राक्षसा ने अपने पैरों के पास लुढ़क आए शत्रु के शव को निर्ममता से ठोकर मारते हुए कठोर स्वर में आदेश दिया, लाशों को ठिकाने लगाओ और जो कुछ भी काम का हो सब लूट लो। इसके बाद तुरंत अगले क्षेत्र की ओर बढ़ो। गिरे हुए अंगरक्षकों के शरीरों से डाउन रत्न निकालने के बाद राक्षसा और उसके अधोएल्फ साथी पुनः अंधकार में इस प्रकार विलीन हो गए मानो वे कभी वहां मौजूद ही न रहे हों। ऐसे ही दृश्य पूरे 10वें तल में बार बार दोहराए गए। कुलीनों के रक्षक मोहाई प्राणियों से निकलने वाले मार्गों पर संघर्ष में इतने उलझे रहे कि उन्हें यह आभास ही नहीं हुआ कि अधोएल्फ छायाओं से निकलकर उनकी पीठ में अपने घातक ब्लेड उतार रहे हैं। कुलीनों को इसका पता तब चला जब तक वे पूरी तरह अंधे, बहरे और अपने ही तल की गतिविधियों से अनभिज्ञ हो चुके थे। 9वें तल की सेना अब खाली हो चुके मार्गों से आगे बढ़ते हुए सीधे कुलीनों के भूल भुलैयों की ओर अग्रसर हुई। इस दौरान जो दुर्भाग्यशाली सैनिक मोहाई से टकरा गए वे मारे गए, किंतु अधोएल्फों की सहायता से अधिकांश सेना बिना किसी बड़े युद्ध के सुरक्षित अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रही। यह एक सच्चा विद्युत गति आक्रमण था। तेज रफ्तार के कारण कुछ टुकड़ियां पीछे छूट गईं और पूरी सेना शीघ्र ही थकान से जूझने लगी, परंतु 9वें तल के भूल भुलैया स्वामियों ने पीछे मुड़कर देखने का साहस तक नहीं किया। युद्ध के लिए अचानक बुलावा और लगभग जबरन की गई तैनाती के बावजूद रुद्र प्रताप ने इस युद्ध के लिए कोई विस्तृत कारण नहीं दिया था, किंतु उसका एक ही कथन सभी भूल भुलैया स्वामियों को उन्मत्त करने के लिए पर्याप्त था। जो कुलीनों की भूल भुलैयाओं पर कब्जा करने में सबसे बड़ा योगदान देगा उसे सबसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। बस इसी एक वाक्य ने 9वें तल के स्वामियों को पागल सा बना दिया। वे अपने ही सैनिकों की मरती हुई चीखों को अनसुना करने लगे, केवल इस भय से कि कहीं वे पुरस्कार से वंचित न रह जाएं। एक साथ कुलीनों की 10 भूल भुलैयाओं पर हमला किया गया। मोहाई के निरंतर आक्रमण से पहले ही जूझ रहे कुलीन इस अचानक धावे से पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गए। उन्हें ये देखकर और भी आघात पहुंचा कि उन पर हमला करने वाले मोहाई नहीं बल्कि 9वें तल की सेनाएं थीं। हालांकि यह आश्चर्य अधिक देर तक नहीं टिका। क्रोधित कुलीनों ने शीघ्र ही पलटवार किया। भले ही वे भ्रष्ट आचरण के कारण अपनी पुरानी गरिमा खो चुके थे, किंतु उनकी जन्मजात शक्ति अब भी अत्यंत भयावह थी। आखिरकार यही शक्ति थी जिसने उन्हें इतने समय तक मोहाई के विरुद्ध जीवित रखा था। निरंतर युद्ध से थकी हुई कुलीन सेनाएं और अधिक सतर्क हो चुकी थीं। इसके विपरीत लूट के लोभ में अंधी हुई 9वें तल की सेनाएं जल्दबाजी में आगे बढ़ीं और उनका नुकसान तेजी से बढ़ता चला गया। अरे निर्लज मूर्खों, तुम्हें क्या लगता है तुम किस क्षेत्र में घुस आए हो? कांस्य कुलीन बैरन भरतमल की गर्जना ने पूरे अधोलोक को कंपा दिया और भयभीत 9वें तल की सेना पीछे हटने पर मजबूर हो गई। मूर्ख लोग, माया रानी आर्यानी ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारा महिमा दिलाने का आदेश तो सीधा आत्महत्या जैसा लगता है। बौनों के राजा मलाक्षस ने व्यंग्य से प्रत्युत्तर दिया जब वह अपनी 100 से अधिक बौनों की सेना का नेतृत्व कर रहा था। फिर भी इससे हमारा काम आसान हो जाएगा, इसके लिए आभारी रहो। आर्यानी ने शांत स्वर में कहा। 9वें तल की सेना की पराजय से भूल भुलैया कांप उठी और क्रोधित कुलीनों की विशिष्ट टुकड़ियां बाहर की ओर निकल पड़ीं। इसी अवसर का लाभ उठाकर आर्यानी और अन्य भूल भुलैया स्वामियों ने भरतमल की भूल भुलैया पर धावा बोल दिया। आपात स्थिति के लिए पीछे छोड़े गए रक्षक गहरी नींद में डूब चुके थे। तुमसे हाथ मिलाना सही फैसला साबित हुआ, मलाक्षस ने कहा। हमारे अनुमान से कहीं अधिक सैनिक जीवित बचे हैं। बातें करने का समय नहीं है, आर्यानी ने उत्तर दिया। जल्दी करो, वे ज्यादा देर तक सोए नहीं रहेंगे। इसके बाद जो हुआ वह रक्त, भय और लोभ से भरा हुआ था और अधोलोक की नियति को बदलने वाला था। जल्दी करो, वे ज्यादा देर तक सोए नहीं रहेंगे। इसके बाद जो हुआ वह रक्त, भय और लोभ से भरा हुआ था और अधोलोक की नियति को बदलने वाला था। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउ टेल्स को, तो तुम ही इन सब के नेता हो। कांस्य दैत्य भरतमल ने गंभीर और तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा। मलाक्षस का अत्यधिक उत्साह और लालच अब उसी पर भारी पड़ चुका था, क्योंकि इस क्षण भरतमल के संपूर्ण क्रोध का केंद्र वही बन चुका था। आर्ग! भयानक कांस्य दैत्य ने आर्यानी को ऐसे उछालकर दूर फेंक दिया मानो वह कोई निर्जीव कपड़े की गुड़िया हो, और फिर अपने भारी, धरती कंपा देने वाले कदमों से बौनों की ओर बढ़ चला। उसके पीछे पीछे कई अन्य दैत्य भी गर्जना करते हुए आगे बढ़े। संख्या की दृष्टि से मलाक्षस और उसके बौनों को बढ़त प्राप्त थी, किंतु यह उनकी भूल भुलैया नहीं थी। इस क्षेत्र में कुलीनों की भूल भुलैया की प्रवर्धन शक्तियां सक्रिय थीं, जिनके कारण दैत्यों की शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। बौने और दुष्वप्न प्राणी नाइटमेयर्स अपने ही क्षेत्र से बाहर शत्रु की भूमि पर अत्यंत शीघ्रता से परास्त होने लगे। रोको उसे, बौनों ने भरसक प्रयास किया, किंतु वे एक क्षण का भी समय नहीं खरीद पाए। भरतमल के प्रहारों में वे ऐसे चकनाचूर हो रहे थे मानो लोहे के खिलौने हों। ये सब पूरी तरह बिगड़ चुका है। कोने में पड़ी आर्यानी ने रक्त थूकते हुए कराह कर कहा। हेकारिम भी अब इनके हाथों में है। भरतमल के हाथ में पकड़ा विशाल भाला उसे भयावह रूप से परिचित लगा। यदि उसका अनुमान सही था तो वही भाला हेकारिम था, वही अस्त्र जिसे पहले अन्य भूल भुलैया स्वामियों ने शत्रु की मुख्य सेनाओं को बाहर लुभाने के लिए प्रयोग किया था।
अब वह अस्त्र उसी कांस्य दैत्य के हाथों में कैद हो चुका था। लगता है मेरा समय आ गया है, मलाक्षस ने कड़वाहट भरी हंसी के साथ कहा, जब उसने देखा कि भरतमल उससे बस कुछ ही कदम दूर रह गया है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही लालची हो गया था। उसे वह दिन याद आ गया जब 9वें तल पर उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 10वें तल की गठबंधन सेना को परास्त किया था। उस दिन हजारों शत्रु सैनिक मारे गए थे और उनके नेता जान बचाकर भागे थे। वह विजय इतनी अभूतपूर्व थी कि मलाक्षस ने एक घातक भ्रम पाल लिया था। वास्तविकता ये थी कि न वह और न ही उसके बौने उस विजय के नायक थे। वे तो मात्र सहायक पात्र थे, वह भी अत्यंत गौण। उस असंभव विजय का वास्तविक कारण था अपराजय सेनानायक, और वह कोई और नहीं बल्कि रुद्र प्रताप था। अब सच्चाई उसके सामने नंगी खड़ी थी। ये 9वां तल नहीं था। यहाँ बौनों पर तल सीमा दंड इंटरफ्लो पेनल्टी लागू था, जबकि उनके शत्रु अपने ही क्षेत्र की प्रवर्धन शक्तियों से सशक्त थे। यह ऐसा था मानो उनके हाथ पांव बांधकर उन्हें किसी दैत्य से लड़ने भेज दिया गया हो। नहीं, सच तो यह है कि मैं लूट के लालच में अंधा हो गया था। मलाक्षस ने बुदबुदाते हुए स्वीकार किया। पर अब पछतावे का कोई अर्थ नहीं रह गया था। आर्यानी की माया टूट चुकी थी और भूल भुलैया के शेष रक्षक चारों ओर से उन्हें घेर चुके थे। ररा दैत्य गर्जे, ये शोक था या रक्त पिपासा से भरा युद्धघोष, यह मलाक्षस समझ नहीं पाया। घिर चुके, भागने का कोई मार्ग न होने पर उसने मृत्यु स्वीकार कर ली। बस इतने से डाउन रत्न। भरतमल ने मलाक्षस की हथेली में पड़े कुछ रत्नों को देखकर घृणा से सूंघा। इतनी ही कीमत है तुम्हारी। इस तिरस्कार ने मलाक्षस के भीतर बची खुची इच्छाशक्ति भी तोड़ दी। और जब बौनों ने अपने राजा को टूटते देखा तो उन्होंने भी हथियार डाल दिए। घुटनों पर आओ, दया की भीख मांगो, भरतमल ने शिकारी की भांति आदेश दिया। कुलीन की महिमा प्रभाव नोबल्स मैजेस्टी से आधा जकड़ा मलाक्षस धीरे धीरे झुकने ही वाला था कि रुको, एक स्वर गूंजा। अचानक संपूर्ण भूल भुलैया एक तीव्र हत्या भावना से कांप उठी। भरतमल ने भय और क्रोध में उस स्वर के स्रोत की ओर देखा। दूर से अर्धचंद्र के समान चमकती तलवारों वाले योद्धा आगे बढ़ रहे थे। जिसके सामने तुम्हें घुटने टेकने चाहिए वह है, न कि यह व्यर्थ धातु का ढेर। आर्यानी ने रक्तरंजित मुस्कान के साथ कहा। भरतमल समझ चुका था, ये सब समय खींचने की चाल थी। तुम यहाँ क्यों हो? वह गर्जा। क्योंकि हमारे दयालु महाराज ने मुझे इन निकृष्ट सेवकों की स्थिति देखने भेजा है। बोरियस, अधोलोक का बैरन, चौड़ी मुस्कान के साथ बोला। इसके बाद जैसे ही रुद्र प्रताप का नाम युद्धभूमि में गूंजा, संतुलन ही बदल गया। उसकी उपस्थिति मात्र से सेनाओं का मनोबल बढ़ गया, शत्रुओं का साहस पिघलने लगा और अधोलोक की नियति एक नई दिशा में मुड़ने लगी। और अंततः एक नेत्र वाले राजा उस्तुस के सामने खड़े होकर रुद्र प्रताप ने वह सत्य सुन लिया जो उसे पहले से चाहिए था। इसलिए जो तुम इतने समय से चाहते आए हो, उस्तुस ने शांत स्वर में कहा, उसे ले लो। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउटेल्स को। उस्तुस के अंतिम शब्द जैसे ही गूंजे, भूल भुलैया के चारों ओर फैली अजीब सी निस्तब्धता और गहरी हो गई। एक नेत्र वाले राजा उस्तुस के चेहरे पर न भय था, न पश्चाताप, केवल एक गहन थकान और वह शांति जो केवल वही प्राप्त कर सकता है जिसने अंत को स्वीकार कर लिया हो। रुद्र प्रताप, अधोलोक का उभरता हुआ महाविजेता, हेल बेबी, अपने टाइगर ड्रैगन से नीचे उतरा। उसके पैरों के नीचे भूमि कांप रही थी, पर उसका मन असाधारण रूप से स्थिर था। उसकी दृष्टि उस्तुस पर टिकी हुई थी, मानो उसकी आत्मा को पढ़ रही हो। तुम जानते थे, रुद्र प्रताप ने गंभीर स्वर में कहा, कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तुम जानते थे कि यह युद्ध अंततः यहाँ ही आकर रुकेगा। उस्तुस ने हल्की सी हंसी हंसी, कड़वी किंतु सच्ची। मैं केवल इतना जानता था कि जब समय आएगा तो तुम ही आओगे। क्योंकि जो शक्ति भाग्य को काटती है वह शोर नहीं मचाती, वह चलकर आती है। उसके पीछे खड़े एक नेत्रीय योद्धाओं की संख्या अब मात्र 100 रह गई थी। कभी 500 की सेना रखने वाला राजा अब अपनी ही भूल भुलैया में एक पराजित सम्राट की भांति खड़ा था। मेरे योद्धा, उस्तुस ने धीमे स्वर में कहा, इस अधोलोक की सच्ची क्रूरता से जूझते रहे। मोआई, कुलीन, छल और भूख सब कुछ देखा। अब मेरे पास उन्हें आगे धकेलने का अधिकार नहीं बचा। उसने अपना हाथ अपने वक्ष पर रखा, ठीक वहीं जहां प्राचीन प्रभु का खंड, फ्रैगमेंट ऑफ द एंशिएंट लॉर्ड, निहित था। वह शक्ति जिसके लिए असंख्य युद्ध लड़े गए थे, यदि यह शक्ति किसी के हाथों में जानी ही है। उस्तुस ने रुद्र प्रताप की आंखों में देखते हुए कहा, तो मैं चाहता हूं कि वह किसी ऐसे के पास जाए जो अंत से भागे नहीं बल्कि उसे नियंत्रित करे। ड्रैगन नाइट्स ने हलचल की, तलवारों की मूठ कस ली गई, पर रुद्र प्रताप ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। तुम समझते हो, उसका स्वर ठंडा था, कि ये दया है। उस्तुस ने सिर हिलाया, नहीं, यह मेरा अंतिम अधिकार है अपने अंत को स्वयं चुनने का। एक क्षण के लिए दोनों के बीच मौन छा गया। फिर वार्निंग साइन, सूचना, प्राचीन प्रभु का खंड रुद्र प्रताप की उपस्थिति से अनुनाद कर रहा है। उच्च स्वामी हाई लॉर्ड की योग्यता की पुनः पुष्टि की जा रही है। एक अधोलोक शासक का अंत निकट है। रुद्र प्रताप ने अपनी तलवार निकाली, पर वह युद्ध की मुद्रा नहीं थी।
वह स्वीकृति थी। उस्तुस, उसने कहा, तुम्हारी भूल यह नहीं थी कि तुम कमजोर हो गए, तुम्हारी भूल यह थी कि तुम अकेले टिके रहे। उस्तुस मुस्कुराया, और तुम्हारी शक्ति यह है कि तुम अकेले नहीं चलते। अगले ही क्षण रुद्र प्रताप ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वार्निंग साइन, स्थानांतरण आरंभ। प्राचीन प्रभु का खंड हस्तांतरित किया जा रहा है। प्रतिरोध शून्य। उस्तुस की स्वेच्छा से स्वीकृति प्राप्त। पूरा क्षेत्र कांप उठा, आकाश में दरारें पड़ने लगीं। भूल भुलैया की दीवारें कराह उठीं, मानो किसी युग का अंत हो रहा हो। उस्तुस के शरीर से प्रकाश निकलने लगा, धीरे, शांत, बिना पीड़ा के। अधोलोक, अब तुम्हें संभालने वाला मिल गया है। उसने अंतिम बार कहा। मेरी कथा यहीं समाप्त होती है। और फिर उस्तुस विलीन हो गया। वार्निंग साइन, सूचना, एक नेत्रीय राजा उस्तुस का अंत। प्राचीन प्रभु का खंड प्राप्त। रुद्र प्रताप की सत्ता में वृद्धि। यूजर्पर की चेतावनी सीमा निकट। ड्रैगन नाइट्स घुटनों पर झुक गए। यह विजय का उत्सव नहीं था, ये युग परिवर्तन था। रुद्र प्रताप ने अपनी मुट्ठी बंद की। उसे शक्ति का उफान महसूस हुआ, पर उसके साथ आया एक साया। अब उसने धीमे स्वर में कहा, यूजर्पर जान जाएगा। और दूर अधोलोक के अंधकार में कुछ जाग उठा। उसने धीमे स्वर में कहा, यूजर्पर जान जाएगा। और दूर अधोलोक के अंधकार में कुछ जाग उठा। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउटेल्स को। उस्तुस के सर्वज्ञ से व्यवहार को देखकर रुद्र प्रताप पूर्व नाम किम जिनवू के मन में संदेह और भी गहरा हो गया। एक नेत्रीय राजा उस्तुस कोई साधारण कुलीन नहीं था, बल्कि वह स्वयं प्राचीन प्रभु एंशिएंट लॉर्ड का एक शक्तिशाली खंड था, ऐसा शक्ति खंड जिसकी तुलना किसी भी कुलीन मोहर से नहीं की जा सकती थी। रुद्र प्रताप के पास इन शक्ति खंडों को शीघ्र एकत्र करने का स्पष्ट कारण था। ऐसे में वह उस्तुस को जीवित नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि यदि वह जीवित रहता तो ये शक्ति अंततः या तो स्वयं के अस्तित्व की रक्षा हेतु प्रयोग करता, या फिर यूजर्पर के हाथों चली जाती। अब तक उस्तुस का व्यवहार अत्यंत सहयोगपूर्ण रहा था, किंतु यही सहजता रुद्र प्रताप को असहज कर रही थी। उस्तुस का ऐसा प्रतीत होना मानो वह पहले से ही जानता हो कि रुद्र प्रताप आएगा, यही बात उसके मन में संकोच और हिचक उत्पन्न कर रही थी। रुद्र प्रताप ने गंभीर स्वर में कहा, ऐसा लगता है मानो तुम मेरी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। उस्तुस ने बिना किसी हड़बड़ी के उत्तर दिया, उसका स्वर शांत और पूर्व तैयार प्रतीत हो रहा था। मैंने महान प्रभु की विरासत अवश्य प्राप्त की थी, परंतु मेरा पात्र इतना सक्षम नहीं था कि उसकी संपूर्ण शक्ति को संभाल सके। और जो थोड़ी सी शक्ति मेरे पास है, वह भी किसी न किसी दिन यूजर्पर के हाथों चली जाएगी और सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। उसने क्षण भर रुककर आगे कहा, यदि अंत ऐसा ही होना है, तो क्या यह अधिक तर्कसंगत नहीं होगा कि मैं अपनी सारी शक्ति तुम्हें सौंप दूं? रुद्र प्रताप की आंखें सनकरी हो गईं। भले ही उसकी कीमत तुम्हारी मृत्यु ही क्यों न हो। उसने पूछा, यदि बात केवल किसी कुलीन की मुहर की होती तो उस्तुस उसे सौंपकर जीवित रह सकता था, परंतु यहाँ स्थिति भिन्न थी। उस्तुस स्वयं वह शक्तिखंड था। फिर भी वह तनिक भी हिचकिचाया नहीं। क्यों मैं? रुद्र प्रताप ने प्रश्न किया। क्या इसलिए कि मेरी यूजर्पर से व्यक्तिगत शत्रुता है? उस्तुस ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, क्योंकि जब तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण होगा तब तुम वही नहीं रहोगे जो आज हो। यह मैं भली भांति जानता हूँ। तो फिर क्यों? रुद्र प्रताप अभी भी उसका निर्णय समझ नहीं पा रहा था। एक नेत्रीय राजा ने शांत भाव से उत्तर दिया, निम्न तल के भूल भुलैया स्वामी इसके योग्य नहीं हैं। वे मुझसे बेहतर नहीं, और गहन तल के कुलीन भी नहीं। वे यूजर्पर की इच्छा के विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर सकते। यूजर्पर, जिसने कभी एकीकृत अधोलोक को विभिन्न तलों और महाद्वीपों में विभाजित किया था, वर्तमान अधोलोक व्यवस्था का सृष्टिकर्ता और शासक था। और वे कुलीन, जो इस व्यवस्था से सर्वाधिक लाभ उठा रहे थे, कभी उसके विरुद्ध खड़े नहीं हो सकते थे। रुद्र प्रताप और अन्य कुलीनों के बीच सबसे बड़ा अंतर यह था कि वह धरती लोक का मानव टेरेंट था। लेकिन तुम अलग हो, उस्तुस ने दृढ़ स्वर में कहा। यदि ये तुम हो, तो अधोलोक की व्यवस्था तुम्हें बांध नहीं सकेगी। रुद्र प्रताप कुछ क्षण मौन रहा। उसी समय युद्ध स्थिति से जुड़े संदेश उसकी दृष्टि में उभरे। एक संदेश में बताया गया कि 9वें तल का एक भूल भुलैया स्वामी और उसकी पूरी सेना नष्ट हो चुकी थी। क्या तुम्हें सचमुच कोई पछतावा नहीं होगा? ये प्रश्न निरर्थक था, फिर भी रुद्र प्रताप ने पूछ लिया। उस्तुस ने उत्तर नहीं दिया। उसका संपूर्ण शरीर नेत्रों से बना था, फिर भी किसी अजीब ढंग से ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह मुस्करा रहा हो। करुणामय प्रभु की जय हो। एक गगनभेदी गर्जना के साथ उस्तुस के शरीर से प्रकाश फूट पड़ा। भयानक शक्ति तरंगे पूरे अधोलोक में फैल गईं। टाइगर ड्रैगन भयभीत होकर पीछे हट गए, और नागा ड्रैगन नाइट्स उन्हें नियंत्रित करने में जुट गए। पीछे हटो, रुद्र प्रताप ने आदेश दिया। ड्रैगन नाइट्स तुरंत पीछे हट गए, परंतु कंपन इतना प्रचंड था कि दूरस्थ भूल भुलैयाएं भी उसे अनुभव कर रही थीं। यही कारण था कि रुद्र प्रताप युद्ध के बीच उस्तुस के पास आया था। शांति काल में ये घटना गहन तल के काउंट्स का ध्यान अवश्य आकर्षित कर लेती। चारों ओर दृष्टि दौड़ाने के बाद रुद्र प्रताप उस अंधाधुंध प्रकाश में एक कदम आगे बढ़ा। अगले ही क्षण उसका संपूर्ण शरीर प्रकाश में डूब गया। असहनीय पीड़ा उसकी नसों में फैल गई, मानो रक्त वाहिकाएं फट जाएंगी।
उसने दांत भींच लिए। दर्द के बिना शक्ति नहीं मिलती, और प्राचीन प्रभु की शक्ति का अंश पाने के लिए यह मूल्य छोटा था। अंततः पीड़ा शांत हुई। रुद्र प्रताप ने गहरी सांस ली और कराहते हुए बोला, ये दूसरी बार है और फिर भी इसकी आदत नहीं पड़ती। सामने संदेश उभरे, आपने एक नेत्रीय प्रभु का शक्ति खंड प्राप्त किया है, जो प्राचीन अधोलोक के 10 महान प्रभुओं में सर्वाधिक शक्तिशाली था। पूर्ण अवशोषण तक शेष समय 599:59 94। 25 दिन लंबा कठिन समय पर वह संतुष्ट था। उस्तुस द्वारा शासित भूल भुलैया अधीन कर ली गई है। 101 नेत्रीय प्राणी आपकी सेना में सम्मिलित हुए हैं। उस्तुस की कुलीन मुहर आपकी मुहर में विलीन हो गई है। एकत्रित शक्ति खंड 3। अब समय था युद्धभूमि में लौटने का। रुद्र प्रताप ने सफाई और रक्षा के आदेश दिए। महेश्वर सिंह भूल भुलैया प्रबंधक को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी और टाइगर ड्रैगन पर सवार हुआ। वह प्रस्थान का संकेत देने ही वाला था कि अचानक उसका भाव कठोर हो गया। तुम्हारे लिए एक अंतिम उपहार अभी शेष है। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउटेल्स को। जैसे ही रुद्र प्रताप का मुखमंडल कठोर हुआ, उसके होंठों से धीमे किंतु स्पष्ट शब्द निकले, तुम्हारे लिए एक अंतिम उपहार अभी शेष है। अपनी समस्त शक्ति रुद्र प्रताप को सौंप देने के बाद और स्वयं अस्तित्व से विलीन हो जाने पर भी उस्तुस की वही परिचित आवाज उसके मस्तिष्क में गूंज उठी, मानो वह चेतना की किसी गहराई में अंकित हो गई हो। उस्तुस। रुद्र प्रताप अनायास ही बुदबुदाया, यूजर्पर कुछ समय तक तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगा। वह स्वर एक तरफा था, लगभग किसी पूर्व रिकॉर्ड किए गए संदेश की भांति। इस अवसर का उपयोग अपनी सेनाओं को सुदृढ़ करने में करना। मैं तुम्हारे लिए शुभकामनाएं छोड़कर जा रहा हूँ। रुद्र प्रताप के मन में असंख्य प्रश्न उठे। ये सुरक्षा कितने समय तक रहेगी? यूजर्पर की दृष्टि से बचने का उपाय क्या है? और यह सब कैसे संभव हुआ? परंतु उसने कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकता था कि उस्तुस के अस्तित्व की अंतिम चिंगारियां भी उसके शरीर से विलीन हो रही थीं। आगे बढ़ो। उसने क्षण भर के लिए पीछे मुड़कर एक नेत्रीय प्राणियों की भूल भुलैया की ओर देखा। वह भूल भुलैया जिसने इतने कम समय में अपना स्वामी बदल लिया था और फिर अपने टाइगर ड्रैगन के साथ पूर्ण वेग से आगे बढ़ गया। युद्ध अत्यंत भीषण था। चारों ओर चीख पुकार, युद्धनाद और हथियारों की टकराहट गूंज रही थी। आक्रमणकारियों और रक्षकों के बीच संघर्ष निरंतर जारी था, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था कि विजय का पलड़ा पहले ही झुक चुका है। केवल इस युद्ध के लिए भेजी गई 9वें तल की सेना की संख्या 10,000 से अधिक थी। इसमें 100 से अधिक भूल भुलैया स्वामी और लगभग 1,000 वीर स्तरीय समन हीरो ग्रेड समन्स सम्मिलित थे। अपने गृह क्षेत्र में वृद्धि प्रभाव एम्प्लीफिकेशन बफ्स प्राप्त होने के बावजूद 10वें तल के रक्षक इतनी विशाल सेना के सामने टिक नहीं पा रहे थे। इस कारण कुलीनों को धीरे धीरे पीछे हटते हुए गिरते हुए एक अत्यंत कठिन युद्ध लड़ना पड़ रहा था। स्थिति क्या है? रुद्र प्रताप ने नीचे फैली सेनाओं की ओर दृष्टि डालते हुए पूछा, जहां सैनिक अपनी संख्यात्मक श्रेष्ठता दिखाने के लिए दूर दूर तक फैले हुए थे। डोमिनिक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, 100 भूल भुलैया स्वामियों में से 17 मारे जा चुके हैं और सामान्य सैनिकों की हानि 2,500 से अधिक हो चुकी है। एक ही दिन में 2,000 से अधिक प्राण नष्ट हो चुके थे। फिर भी न डोमिनिक के स्वर में कोई कंपन था, न ही रुद्र प्रताप के चेहरे पर कोई भावनात्मक परिवर्तन। यह मेरी अपेक्षा से अधिक धीमा है, रुद्र प्रताप ने कहा। मैंने सोचा था कि अब तक 10 में से कम 7 भूल भुलैयाओं पर अधिकार हो चुका होगा। उसे भली भांति ज्ञात था कि मोई ने गिरे हुए कुलीनों के भीतर फिर से लड़ने की ज्वाला भर दी थी। अंतिम रिपोर्ट के अनुसार कुलीन अब भी संघर्ष कर रहे थे। कुलीन हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली निकले, डोमिनिक ने कहा। रुद्र प्रताप इस सत्य से अनभिज्ञ नहीं था। यद्यपि मॉरिगन और हेमडाल असाधारण योद्धा थे, फिर भी अपने क्षेत्र में रक्षा कर रहे कुलीनों को पराजित करना अत्यंत कठिन सिद्ध हो रहा था। यहाँ तक कि बोरियस, जो 10वें तल के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था, भी किसी अन्य की भूल भुलैया को उसके ही क्षेत्र में सरलता से नहीं जीत सकता था। डोमिनिक ने आगे रिपोर्ट दी, क्रो और हेमडाल ने 2-2 भूल भुलैयाएं नष्ट की हैं। बोरियस और उसकी विंड पियसर सेना ने एक को, किंतु आगे की लड़ाई ही सबसे बड़ी समस्या है। पहले दोनों अत्यधिक थक चुके हैं और बोरियस घायल होकर आगे लड़ने में असमर्थ है। वह क्षण भर रुकी, फिर गंभीर स्वर में बोली, इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी समस्या यह है कि अब मोई को हमारी सेनाओं से दूर रखना कठिन होता जा रहा है। लगभग आधी सेना अब उनसे सीधे युद्ध में उलझ चुकी है। यदि यह स्थिति बनी रही तो हम अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर पाएंगे। रिक्शाशा और अंडर एल्व्स ने लंबे समय तक मोई को युद्ध क्षेत्र से दूर रखा था, किंतु अब वे भी अपनी सीमा पर पहुंच चुके थे। कुछ भी मेरे अनुकूल नहीं चल रहा, रुद्र प्रताप ने धीमे स्वर में कहा। विजय सुनिश्चित थी, परंतु प्रश्न ये था कि कितनी कीमत पर। हानियों को कम करना ही सबसे महत्वपूर्ण था, परंतु अब जब भूल भुलैयाएं स्वयं क्षतिग्रस्त हो रही थीं, उसे अपना पत्ता खोलना ही था। डोमिनिक ने सावधानीपूर्वक कहा, यदि हम पीछे हटें तो अभी समय है। अंतरतल दंड के कारण आधी सेना की युद्ध क्षमता घटी हुई है। यदि हम अधिक आगे बढ़े तो शेष भूल भुलैयाएं जीत भी लें, फिर भी हमारी हानि अत्यंत भारी होगी।
5 भूल भुलैयाओं पर अधिकार एक बड़ी उपलब्धि थी, किंतु रुद्रप्रताप के लिए यह पर्याप्त नहीं थी। हमें पीछे हटने की रणनीति भी सोचनी होगी, डोमिनिक ने जोड़ा। मोआई की गतिविधियों को देखते हुए वापसी सरल नहीं होगी। चारों ओर से मोआई का घेरा कसता जा रहा था। कितना हास्यास्पद है, रुद्रप्रताप ने कहा। इतना पतन होने के बाद भी हम 10वें तल के कुलीनों को कुचल नहीं पा रहे। फिर भी उसके स्वर में निराशा नहीं थी, केवल दृढ़ संकल्प। ये युद्ध अनिवार्य था, चाहे कितने ही बलिदान क्यों न देने पड़े, उसका लक्ष्य अपरिवर्तनीय था। डोमिनिक ने अंतिम बार पूछा, आपका निर्णय क्या है? यदि पीछे हटना है तो यही क्षण है। रुद्रप्रताप के होंठों पर एक कड़वी मुस्कान उभरी। अब मुझे समझ में आता है कि क्रास्टो ने क्या महसूस किया होगा। क्रास्टो अजेय भाड़े के योद्धा, जो अंततः अपने नाम और पद दोनों की रक्षा नहीं कर सका। और अब वही निर्णय रुद्रप्रताप के सामने था। पीछे हटना पराजय नहीं होती, परंतु यह विजय भी नहीं होती। और रुद्रप्रताप केवल विजय स्वीकार करता था, उससे कम कुछ नहीं। उसकी आंखों में ज्वाला दहक उठी। पीछे हटने का कोई प्रश्न नहीं है, उसने आदेश दिया। डोमिनिक ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे से स्पष्ट था, वह इस निर्णय की अपेक्षा पहले से ही कर रही थी। डोमिनिक ने अत्यंत शांत स्वर में, मानो पहले से ही रुद्रप्रताप के निर्णय को भांप चुकी हो, अगला कदम सुझाया। मेरा सुझाव है कि पहले पश्चिमी मोर्चे पर प्रस्थान किया जाए। वहां युद्ध लगभग समाप्ति की ओर है, किंतु अपने नेता के कारण वे अंतिम वार करने में असमर्थ हो रहे हैं। रुद्रप्रताप ने भौहें सिकुड़ते हुए प्रत्युत्तर दिया। जहां हम हार रहे हैं वहां जाना अधिक उचित नहीं होगा। डोमिनिक ने बिना किसी हिचक के उत्तर दिया। यदि आप स्वयं वहां प्रकट होते हैं तो स्थिति निस्संदेह बदल जाएगी, किंतु उसमें समय लगेगा। ऐसे में समान समयावधि में जितनी अधिक भूल भुलैयाओं पर अधिकार किया जा सके उतना अधिक लाभकारी होगा और फिर सेनाओं को केंद्रित कर निर्णायक प्रहार किया जा सकता है। उसका तर्क पुनर्तः सटीक था। ये सत्य था कि इस निर्णय से अग्रिम मोर्चों पर हानि बढ़ेगी, किंतु ये भी उतना ही सत्य था कि बाद में संगठित होकर किया गया आक्रमण असाधारण लाभ दिला सकता था। ठीक है डोमिनिक, रुद्रप्रताप ने निर्णायक स्वर में कहा। मैं तुम्हारी सलाह मानता हूँ। उसे अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब तक डोमिनिक की किसी भी सलाह ने उसे धोखा नहीं दिया था और समय भी उसके पक्ष में नहीं था। निर्णय लेते ही वह अपने टाइगर ड्रैगन पर सवार हो गया। मैंने मुख्य सेना को 2 भागों में विभाजित कर दिया है, डोमिनिक ने आगे जोड़ा। आपके साथ जो दल जाएगा उसमें मुख्यतः तीव्र गति वाले ड्रैगन नाइट्स और रेंजर्स होंगे, ताकि आपकी गति बाधित न हो। ठीक है, रुद्रप्रताप ने कुछ असहजता के साथ उत्तर दिया। उसे स्पष्ट रूप से आभास हो रहा था कि डोमिनिक उसके युद्ध क्षेत्र में स्वच्छंद और कुछ हद तक लापरवाह विचरण को सीमित करना चाहती है, किंतु उसे यह स्वीकार करना पड़ा। मालिक की रक्षा करना, पीछे मत रह जाना, डोमिनिक ने ड्रैगन नाइट से कहा, परंतु उसकी दृष्टि किसी कारणवश रुद्रप्रताप पर ही टिकी हुई थी। खांस, रुद्रप्रताप ने हल्की खांसी ली। मैं चलता हूँ। मुख्य दल से अलग होते ही 100 ड्रैगन नाइट्स का एक दस्ता उसके पीछे पीछे चल पड़ा। युद्ध क्षेत्र में असहज शांति छाई हुई थी। डोमिनिक की रिपोर्ट के अनुसार सहयोगी सेनाएं भूल भुलैया के भीतर धावा बोल चुकी थीं और पीछे केवल मृतदेह तथा घायल सैनिक ही शेष थे। रक्त की तीव्र गंध से आकर्षित होकर छोटे छोटे शवभक्षी जीव भूल भुलैया के बाहरी क्षेत्र में एकत्र हो गए थे। ओए, रुद्रप्रताप ने म्यानबद्ध तलवार घुमाकर विशाल चूहों को भगाया। जो जीव शवों के अंक कुतर रहे थे वे भयभीत होकर अंधकार में विलीन हो गए। क्या अव्यवस्था है, उसने बुदबुदाया। विजय की रिपोर्ट पढ़कर उसने युद्ध क्षेत्र को कहीं अधिक सुव्यवस्थित कल्पना किया था, किंतु चारों ओर बिखरी लाशों ने वास्तविकता स्पष्ट कर दी। अत्यधिक पुरस्कारों के लोभ ने सहयोगी सैनिकों को अंधा कर दिया था और यही कारण था कि मृतकों में अधिकांश उसकी ही सेना के थे। एक समन प्राणी जिसका एक हाथ कट चुका था, जीवित रहते हुए शवभक्षियों का आहार बन रहा था। ये दृश्य देखकर रुद्रप्रताप ने 3 ड्रैगन नाइट्स को पीछे छोड़ा ताकि वे शवों और घायलों की व्यवस्था कर सकें। शीघ्र ही पुनः युद्ध होगा, उसने आदेश दिया। तैयार रहो। रक्त की गंध से पहले ही उन्मत्त हो चुके टाइगर ड्रैगन और नागा ड्रैगन नाइट्स उसकी एक एक गतिविधि पर दृष्टि जमाए हुए थे। पश्चिमी भूल भुलैया अन्य कुलीन भूल भुलैयाओं से भिन्न थी। द्वार अत्यधिक अलंकृत होने के बजाय पुनर्तः व्यवहारिक था और जालों से भरा हुआ था, किंतु वे सभी जाल पहले ही सक्रिय हो चुके थे और केवल सहयोगी सैनिकों के अवशेष ही शेष थे। मार्ग मृत देहों से भरा पड़ा था। शत्रुओं की लाशें कहीं कहीं दिखती थीं, किंतु उनकी संख्या नगण्य थी। रुद्रप्रताप निश्चिंत था। शत्रु हताहतों के कारण नहीं, बल्कि अधिक अनुकूल स्थिति प्राप्त करने के लिए पीछे हटा था। जैसे ही वह मार्ग पार कर मुख्य चौक में पहुंचा, उसके संदेह की पुष्टि हो गई। वहां सहयोगी सैनिकों की लाशों का ढेर लगा हुआ था। फिर भी कुछ लाभ भी हुआ था। आमतौर पर यह चौक शत्रु की अग्रिम रक्षा रेखा होता, किंतु वह कहीं दिखाई नहीं दी। दूर भीतर से आती चीखें और गर्जन इस बात का संकेत थी कि युद्ध अब भी जारी है। गति बढ़ाओ, रुद्रप्रताप ने आदेश दिया। कुछ मार्गों को पार करने के बाद वह अंततः वास्तविक युद्ध क्षेत्र में पहुंचा और दृश्य देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए।
सहयोगी सैनिक एक संकरे गलियारे में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, जहां 5 से अधिक व्यक्ति साथ नहीं चल सकते थे। शत्रु ने इसी संकीर्णता का लाभ उठाकर मार्ग अवरुद्ध कर रखा था। मुझे यहाँ कोई भी ढंग का योद्धा दिखाई नहीं दे रहा। 4 भुजाओं वाला एक विशालकाय दैत्य गरजा, जबकि वह अग्रिम पंक्ति में सहयोगी समनों का वध कर रहा था। जब तुम मेरे पास नहीं आ रहे तो मैं ही तुम्हारे पास आता हूँ। उसने तलवार, कुल्हाड़ी, भाला और ढाल को चारों भुजाओं से घुमाते हुए धावा बोला। हर वार में समन प्राणी मारे जा रहे थे, उनके पास बचने का कोई मार्ग नहीं था। यहीं रुको, रुद्र प्रताप ने ड्रैगन नाइट से कहा और स्वयं आगे बढ़ा। संकरे मार्ग के कारण ड्रैगन नाइट्स आगे नहीं बढ़ सकते थे। रुद्र प्रताप सैनिकों की पंक्ति के बीच से रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ा। जैसे ही उसने किसी समन प्राणी को छुआ, वह भयभीत होकर सिर झुका लेता और स्थान दे देता। धन्यवाद, उसने एक के कंधे पर हल्की थाप दी। धीरे धीरे उसकी उपस्थिति मात्र से पूरी पंक्ति खुलती चली गई। 2/3 मार्ग पार करने पर एक 8वें तल के भूल भुलैया स्वामी ने उसे पहचान लिया। सावधान रहिए, शत्रु अत्यंत शक्तिशाली है। क्या हुआ? रुद्र प्रताप ने पूछा। थके स्वर में उत्तर मिला। संख्या के बल पर हम भीतर घुसे, किंतु चौक में भारी हानि हुई। अब सेना कम है और शत्रु पहले जैसा ही अडिग है। समाधान ढूंढ रहे हो? रुद्र प्रताप ने कठोर स्वर में कहा। मुझे तो यह मृत्यु पंक्ति प्रतीत होती है। उसने आगे देखा। वही है, भूल भुलैया स्वामी ने संकेत किया। वीर 4 भुजाधारी दैत्यों का राजा वीर गोर्गन। ओहो, अंततः कुछ ढंग का प्रतिद्वंद्वी। 10वें तल का बैरन वीर गोर्गन युद्धोन्माद में मुस्कुराया, परंतु तभी उसने सैनिकों की पंक्ति से एक छोटा सा योद्धा आगे आते देखा। हटो, वरना मैं हटवा दूंगा, उसने प्रहार किया। परंतु योद्धा सुरक्षित खड़ा था। अगले ही क्षण उसकी एक भुजा कट चुकी थी। यह मेरी नाप का नहीं है, रुद्र प्रताप ने उपहास भरे स्वर में कहा। लौटा ले। गोर्गन के जीवन में पहली बार भय ने जन्म लिया। नीली ज्योति रुद्र प्रताप की आंखों से बह निकली। अजय सेनापति युद्ध में प्रविष्ट हुआ है। सहयोगी सेनाओं का मनोबल अत्यधिक बढ़ गया है। अंतरतल दंड समाप्त। सेनापति का वृद्धि प्रभाव सक्रिय। रुद्र प्रताप ने मंद मुस्कान के साथ कहा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, गोर्गन। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउटेल्स को। रुद्र प्रताप के शरीर में शक्ति उफान मार रही थी। ये वैसा नहीं था जैसा पहले बौनों के विरुद्ध युद्ध के समय हुआ था, जब उसकी शक्ति लगातार क्षीण होती जा रही थी और न ही उसे विशाल युद्धभूमि को पार करने में ऊर्जा व्यर्थ करनी पड़ रही थी। यद्यपि मोआई के निरंतर अग्रसर होने के कारण समय सीमित था, फिर भी उसके भीतर एक विचित्र संतोष और आत्मविश्वास भर गया था। अजय सेनापति की विशिष्ट वृद्धि क्षमता सक्रिय हो चुकी है। आपकी युद्ध क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हुई है। वे परिचित संदेश, जिन्हें रुद्र प्रताप अनगिनत बार देख चुका था, उसकी दृष्टि के सामने उभर आए, किंतु उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। उसकी दृष्टि उनके पार खड़े वीर गोर्गन पर जमी हुई थी। वीर की उपाधि धारण करने वाला वह विशालकाय अब भय से लड़खड़ाता हुआ पीछे हट रहा था, मानो उसका नाम स्वयं उसका उपहास कर रहा हो। कितना दयनीय दृश्य है, रुद्र प्रताप ने उपहासपूर्ण स्वर में कहा। क्या तुम्हारी वीरता केवल दुर्बलों के सामने ही टिक पाती है? गोर्गन ने कोई उत्तर नहीं दिया और निरंतर पीछे हटता रहा। टप टप केवल उसके कदमों की ध्वनि भूल भुलैया के केंद्रीय मार्ग में गूंज रही थी, जबकि दूर कहीं से अब भी चीखें और गर्जन सुनाई दे रहे थे। जब तुम मेरे पास नहीं आ रहे, रुद्र प्रताप ने वही शब्द दोहराए जो कभी गोर्गन ने 9वें तल की सेना से कहे थे। तो मैं ही तुम्हारे पास आता हूँ। उसने अपनी देह झुकाए और गहरी सांस लेकर भूमि पर पूरा बल लगाकर प्रहार किया। कुर्ग भयभीत गोर्गन ने अपनी शेष 3 भुजाओं को उन्मत्त होकर घुमाया। यह आतंक से भरी प्रतिक्रिया थी, किंतु उन अनियमित प्रहारों में भी इतनी शक्ति थी कि वीर नाम उसे यूं ही नहीं मिला था। परंतु फीका, रुद्र प्रताप ने निस्संकोच कहा। गोर्गन का ये संघर्ष उसके सामने पुनर्तः निरर्थक था। रुद्र प्रताप सहजता से प्रहारों को चकमा देता हुआ सीधे उसके वक्षस्थल की ओर बढ़ा और बोला, आशा है तुम्हारा धैर्य तुम्हारे इस विशाल शरीर जितना ही बड़ा होगा। ईक, गोर्गन ने उसकी दृष्टि से बचते हुए हाथ पांव मारकर उसे दूर धकेलने का प्रयास किया। उसके हिंसक प्रहारों से पूरी भूल भुलैया कांप उठी, किंतु उनमें से एक भी रुद्र प्रताप को छू तक न सका। रुद्र प्रताप ने शरीर मोड़ते हुए सभी हमलों से बचाव किया और फिर अपना दायां पैर जमीन पर पटका। उर्ग, वह एक साधारण सा, लगभग लापरवाह प्रहार प्रतीत होता था, किंतु परिणाम भयावह थे। गोर्गन का विशाल शरीर उछलकर ऊपर गया और फिर जमीन पर आकर धड़ाम से गिर पड़ा। ऊग, ये शक्ति के अंतर का निर्विवाद प्रदर्शन था। गोर्गन कई बार उठने का प्रयास करता रहा, किंतु हर बार लड़खड़ाकर गिर पड़ता। अंततः अत्यंत कठिनाई से वह एक पैर पर स्वयं को संभाल सका। रुद्र प्रताप उसे भय से कांपते हुए उठते देख शांत भाव से खड़ा रहा और फिर बाएं पैर से प्रहार किया। इस बार गोर्गन की विशाल जांघें भयानक रूप से मुड़ गईं और वह पुनः जमीन पर आ गिरा। कैसे? गोर्गन के स्वर में पीड़ा से अधिक शक्ति अंतर का भय था।
रुद्र प्रताप ने उस दैत्य को देखा, जिसकी आंखों में विस्मय और अविश्वास मिश्रित थे, और मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया। 1 वर्ष पूर्व तक 10वें तल के कुलीनों और रुद्र प्रताप के बीच शक्ति का अंतर इतना अधिक नहीं था। वास्तव में उसे बोरियस वायुभेदक की सेना के विरुद्ध भारी संघर्ष करना पड़ा था। परंतु अब वह गोर्गन, जो कभी बोरियस के साथ युद्धभूमि में वीरता का प्रतीक था, रुद्र प्रताप के सामने टिक नहीं पा रहा था। ये स्वाभाविक था। जहां अंडरवर्ल्ड के कुलीन अपनी भूल भुलैयाओं में सिमटकर स्वयं की रक्षा कर रहे थे, वहीं रुद्र प्रताप नर्क में उतरकर मृत्यु के द्वार से लौटकर अनुभव और शक्ति दोनों अर्जित कर रहा था। अजय की उपाधि प्राप्त कर निरंतर विजयों के साथ वह स्वयं एक राक्षस बन चुका था, और अब वही राक्षस गोर्गन के सामने खड़ा था, एक और विजय जोड़ने के लिए। पहले के समय में रुद्र प्रताप ने धीमे स्वर में कहा, मैं तुमसे आत्मसमर्पण करने को कहता, किंतु उसकी आंखों के कोनों से बह रही नीली ज्योति और प्रखर हो उठी। दुर्भाग्यवश तुमसे अधिक मेरे लिए एक और विजय महत्वपूर्ण है। और उसी क्षण उसने तलवार को बिजली सी गति से गोर्गन में उतार दिया। अजय सेनापति की विजय श्रृंखला में एक और छोटी विजय जुड़ गई है। यद्यपि यह युद्धभूमि को पुनर्तः बदलने वाली महान विजय नहीं है, किंतु अंडरवर्ल्ड के एक कुलीन को पराजित करना तुच्छ भी नहीं है। अब तक संचित कुल विजयों की संख्या 78। अजय सेनापति की उपाधि का प्रभाव और अधिक बढ़ गया है। ध्यान रहे, एक भी पराजय सब कुछ छीन सकती है। संदेश पढ़ते पढ़ते गोर्गन का विशाल सिर उसके शरीर से अलग होकर भूमि पर लुढ़क गया। जैसे ही गोर्गन का सिर जमीन से टकराया, पूरी भूल भुलैया में गतिविधियां थम गईं। सभी पुरस्कार युद्ध समाप्ति के पश्चात वितरित किए जाएंगे, रुद्र प्रताप ने घोषणा की। उसके चारों ओर खड़ी 9वें तल की सेना के चेहरों पर निराशा स्पष्ट थी। उन्होंने भारी बलिदान दिए थे, शत्रु को अंतिम सीमा तक धकेला था, परंतु अंतिम वार उनका नहीं रहा। मुख्य दल से पुनः एकत्रित हो जाओ, रुद्र प्रताप ने आदेश दिया, और अगले निर्देशों की प्रतीक्षा करो। किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत कार्रवाई निषिद्ध है। मोआई की असामान्य गतिविधियों को देखते हुए उसने तुरंत आगे बढ़ने के बजाय संगठित होने का निर्णय लिया। अन्य भूल भुलैयाओं में भी स्थिति समान थी। शत्रु को कोने में धकेला गया था, किंतु उनके नेताओं को केवल रुद्र प्रताप ही परास्त कर पा रहा था। एक के बाद एक विजय जुड़ती चली गई। अंततः विशाल मैदान को पार करते हुए, मोआई की अनंत लहरों को चीरते हुए, रुद्र प्रताप और उसकी सेना 9वें तल की ओर जाने वाले विशाल प्रवेश मार्ग तक पहुंचने में सफल हुई। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था, परंतु इतिहास लिखे जाने की प्रक्रिया अवश्य आरंभ हो चुकी थी। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउ टेल्स को। 9वें तल की सेना जैसे ही अंधकार में गलियारे की ओर बढ़ी, वे स्वयं को उसमें उछालते हुए आगे बढ़ गए। परंतु किसी अज्ञात कारणवश रुद्र प्रताप उस मार्ग के किनारे पर ही खड़ा रहा, अपनी सेना की वापसी को गंभीरतापूर्वक निहारते हुए, और 10वें तल पर लौटने का कोई इरादा नहीं रखता था। मास्टर, कृपया सुरक्षित रहें। ये कहते हुए भी दृढ़ संकल्पी डोमिनिक अपनी छोटी सी विदाई के साथ उसी अंधकारपूर्ण गलियारे में गायब हो गई, मानो ये सब पहले से ही निश्चित हो चुका हो। कुछ समय बाद जब अधिकांश सैनिक 9वें तल तक लौट आए, केवल रुद्र प्रताप और नागा योद्धा 10वें तल पर ही बचे थे। मोआई न केवल डाउन रत्नों की गंध को पहचान सकते थे, बल्कि जीवित प्राणियों की धड़कनों से भी संवेदनशील थे। उनका प्रियतम लक्ष्य वही भूल भुलैयाओं के कोर थे, जहां डाउन रत्नों की ऊर्जा संकेंद्रित होकर अत्यंत शक्तिशाली हो जाती थी। उनके सामने एक द्वार खोलना लगभग पूरे 10वें तल के मोआई को बुलाने के समान था, और यही वह रणनीति थी जिसे रुद्र प्रताप ने अपनाया। कारग। हालांकि मोआई 9वें तल की सेना की गति तक नहीं पहुंच पा रहे थे, वे तेजी से पीछे पीछे आते हुए उनके पास पहुंच रहे थे। क्वांस, रुद्र प्रताप ने बुलाया। मेरे राजा। क्वांस, जो अब तक युद्ध में सक्रिय भाग नहीं ले पाया था, अत्यंत उत्साह से रुद्र प्रताप की ओर दौड़ा। हम यहाँ रक्षात्मक पंक्ति बनाएंगे, जैसा राजा की इच्छा। जैसे ही रुद्र प्रताप ने घोषणा की, नागा योद्धाओं ने अपनी पंक्तियों को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित किया। नागा वॉरियर्स ने अपने ढाले जमीन पर गाड़ दी, जबकि नागा फाइटर्स ने पीछे से भाले और तलवारें उठाईं। पीछे नागा जादूगर, जो शांतिपूर्वक पीछे पीछे चल रहे थे, अपने हाथ उठाकर अनजाने मंत्र उच्चारित करने लगे। नागा सुरक्षा दस्ते ने रक्षा शुरू कर दी है। उनका उद्देश्य नागा राजा और 9वें तल तक के मार्ग की रक्षा करना है। राजा की रक्षा करते समय ही उनकी क्षमताएं सक्रिय होंगी और युद्ध उत्साह चरम पर पहुंच जाएगा। केवल मृत्यु ही उन्हें लड़ाई से रोक सकती है। क्वांस की विशेष क्षमता आयरन कर्टेन सक्रिय हो चुकी है। नागाओं की रक्षा बढ़ जाएगी और सैनिक और अधिक मजबूत होंगे। उनके शरीर पर किसी भी हमले को सहने की क्षमता बढ़ेगी। किसी भी नागा का फॉर्मेशन तब तक नहीं टूटेगा जब तक राजा का आदेश न हो। उनका फॉर्मेशन तोड़ना अत्यधिक प्रयास और शक्ति की आवश्यकता होगी। सभी नागाओं ने अपनी स्थिति में खड़े होकर अजय सेनापति से प्राप्त विभिन्न बफ्स और आयरन कर्टेन बफ की ऊर्जा विकिरित की। फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। अब प्रगतिशील नागा जादूगरों ने युद्ध की शुरुआत की घोषणा की।
वे भयंकर ठंड का संचार करने लगे, मानो पिछले समय में डाउन रत्नों के अत्यधिक सेवन के बावजूद उनके साथ अन्याय किए जाने का क्रोध उगल रहे हों। इतनी तीव्र ठंड ने, जो तेज गति से उन पर आ रहे मोआई को पूरी तरह जमे रहने पर मजबूर कर दिया। क्रैक! जमे हुए मोआई तुरंत पीछे से आने वाले मोआई द्वारा रौंदे गए और करोड़ों टुकड़ों में बिखर गए। रुको मत! रुद्र प्रताप ने चिल्लाया, नागा जादूगरों द्वारा सृजित इस हिमयुक्त नरक को निहारते हुए। के कुछ नागा जादूगर रुद्र प्रताप के आदेश पर हंस पड़े। अपने समान की लाशों को कुचलते और रौंदते हुए मोआई का दृश्य खूनी और निर्दय था, लेकिन नागा जादूगरों के लिए यह उत्साहजनक था। हंसी के बीच उन्होंने अपने हाथों से हवा की दिशा बदल दी और मोआई को जमे रहने के लिए मजबूर किया। उर्ग! नागा जादूगरों के असामान्य व्यवहार को देखकर रुद्र प्रताप ने भी एक घुराहट भरी। परंतु चाहे कितना भी असंगत क्यों न लगे, ये तथ्य निर्विवाद था कि नागा योद्धा युद्धभूमि पर पूर्णतया प्रभुत्व स्थापित कर चुके थे। ठंडी हवाओं की आंधी धीरे धीरे कम हो रही थी, परंतु मोआई अपना संतुलन नहीं बनाए रख पा रहे थे। जिन्हें मुश्किल से पार करने में सफलता मिली, उन्हें नागा वॉरियर्स की ढालों ने पहले ही क्रूरतापूर्वक मार डाला। अपनी स्थिति बनाए रखो, रुद्र प्रताप ने आदेश दिया। हाँ, नागा जादूगरों ने अपनी जिम्मेदारी नागा वॉरियर्स और फाइटर्स को सौंप दी, जिन्होंने गर्जना करते हुए अपनी ढालें जमीन पर पटक दीं। भयंकर मोआई, जो अब तक किसी से नहीं रुके थे, अचानक इस शक्ति के प्रदर्शन को देखकर पल भर के लिए रुक गए। परंतु यह अंडरवर्ल्ड के जीवित प्राणियों के प्रति अत्यंत घृणा रखने वाले उत्परिवर्तित जीव थे। एक हाथी समान विशाल मोआई, जिसकी त्वचा पर चोटें थीं, अपनी फटी हुई सूंड को घुमाकर नागाओं की ओर बढ़ा। इतना विशाल था कि पूरा गलियारा भर गया और प्रत्येक कदम से अंडरवर्ल्ड की नींव हिलती प्रतीत हो रही थी। यदि यह सीधे नागाओं से टकराता तो उनकी मजबूत पंक्ति आसानी से टूट जाती। परंतु नागाओं ने न पीछे हटकर बल्कि और अधिक झुककर प्रभाव के लिए तैयार हो गए। नागा वॉरियर्स ने ढालों को जमीन में और गहराई तक गाड़ दिया और पीछे से नागा फाइटर्स ने अपने पूंछों से वॉरियर्स को बांध लिया। पीछे अन्य नागा भी समान रूप से शामिल हो गए। वे मिलकर एक विशाल नाग की आकृति में बदल गए। प्रभाव के लिए तैयार, रुद्र प्रताप ने चिल्लाया। क्रैश! भीषण आवाज पूरे युद्धभूमि में गूंजी, इतनी तीव्र कि यह मानना कठिन था कि यह केवल त्वचा और धातु का टकराव है, परंतु नागा एक इंच भी नहीं हिले। एक दूसरे पर भरोसा करते हुए उन्होंने घर के आकार के मोआई के प्रहार को सह लिया। भेदो इसे! रुद्र प्रताप ने आदेश दिया। नागा ने हमला रोका और नासा वॉरियर्स ने धक्का सहने के बाद ढालें उठाई। ढालों के बीच नागा फाइटर्स ने भाले, कुल्हाड़ी और तलवारों से मोआई को भेद दिया। क्या आग! मोआई ने क्षणों में विकृत शरीर के साथ चिल्लाया। नागा सुरक्षा दस्ते ने युद्ध जीत लिया है। ये कठिन युद्ध था, पर नागा सुरक्षा दस्ते ने अपने राजा की रक्षा करने के गौरव के साथ अच्छी लड़ाई लड़ी। कुछ नुकसान हुए हैं, परंतु यह अत्यधिक श्रेष्ठ सेना को हराने की तुलना में नगण्य है। अंतिम मोआई अपने टुकड़े टुकड़े हाथ हिलाते हुए दूर चला गया। रुद्र प्रताप को यह एहसास हुआ कि यह लंबी और अशांत युद्ध यात्रा आखिरकार समाप्त हो गई थी। अजय सेनापति की श्रृंखला में एक और छोटी विजय जुड़ गई। अब तक संचित प्रमुख और गौण विजयों की संख्या 159। अजय सेनापति की उपाधि का प्रभाव थोड़ा और बढ़ गया है। सभी विशेष क्षमताएं तब तक बनी रहेंगी जब तक विजय की श्रृंखला निरंतर रहे। सावधान रहें, एक भी पराजय सब कुछ छीन सकती है। मैं इसे लगातार नहीं संभाल सकता। अंतिम संदेश ऐसा प्रतीत हुआ जैसे रुद्र प्रताप का उपहास कर रहा हो। सभी के पीछे हट जाने के बावजूद अपनी अजय उपाधि के कारण वह आसानी से पीछे नहीं हट सकता था। अजय सेनापति, विजय उसका प्रेरक शक्ति स्रोत और सबसे बड़ी ताकत थी, परंतु यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती थी। हम वापस लौट रहे हैं। रुद्र प्रताप ने संतुलन पुनः स्थापित किया और पास से आने वाली मोआई सेना की उपस्थिति महसूस करते हुए गलियारे में प्रवेश किया। उसका व्यक्तिगत युद्ध बिना उद्देश्य के अब समाप्त हुआ था। युद्ध समाप्त होने के बाद पुरस्कार वितरण प्रारंभ हुआ। भले ही उन्होंने एक महायुद्ध जीता था, परंतु प्रतिभागी भूल भुलैया प्रबंधक विशेषतः प्रसन्न प्रतीत नहीं हुए। उन्होंने विशाल पुरस्कारों के लालच में भारी बलिदान दिया था, लेकिन पुरस्कार वितरित होने पर उन्हें एहसास हुआ कि उनके योगदान समग्र युद्ध में नगण्य थे। इसलिए सभी भूल भुलैया प्रबंधक किले के चौक में खड़े हुए, उनके चेहरे युद्ध की थकान और चोटों से गहरे रंगे हुए थे। कई घायल और थके हुए प्रबंधक, विशेषकर जो बार्थोलोम्यू की भूल भुलैया पर आक्रमण करने गए थे, जैसे आर्याना, भी सबसे बुरी स्थिति में दिखाई दे रहे थे। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउटेल्स को। बार्थोलोम्यू की भूल भुलैया पर किए गए हमले में शामिल सभी 9वें तल के भूल भुलैया प्रबंधक, विशेषकर आर्याना, अत्यंत बुरी स्थिति में थे। आर्याना ने अपनी कीमती जटाओं को खो दिया था और उसके शरीर का 1 इंच भी चोट और रक्तस्राव से अछूता नहीं था। नरक के उस क्रूर दानव के प्रहारों से उसके आंतरिक अंगों में चोटें आई थीं और उसकी हड्डियां टूट चुकी थीं। ऐसे में वह किसी भी प्रकार के उत्सव या पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में भाग लेने की स्थिति में नहीं थी।
फिर भी हर क्षण उसके गिरने का खतरा था और उसके स्थिर खड़े रहने का एकमात्र कारण ये था कि वह उन पुरस्कारों से वंचित न रह जाए जिनके लिए उसने अपना प्राण जोखिम में डाला था। चौक में उपस्थित अन्य सभी लोग भी यही सोचते प्रतीत हो रहे थे, मानो वे सभी अपने बलिदानों की कीमत की चिंता के बावजूद पुरस्कार पाने के लालच में ही खड़े हों। प्रतिपूर्ति का वितरण अब प्रारंभ किया जाएगा, रुद्र प्रताप ने मौन तोड़ते हुए कहा और उनके शब्दों में एक मिश्रित भाव उम्मीद और गंभीर चिंता झलक रहा था। उन्होंने आगे कहा, सबसे पहले 10वें तल की सेना द्वारा प्रयुक्त सभी हथियार और कवच युद्ध में भाग लेने वाले सभी लोगों में वितरित किए जाएंगे। युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य नोबल्स को रुद्र प्रताप और उनके अधीनस्थों द्वारा पराजित किया जा चुका था, अतः युद्ध के सबसे बड़े पुरस्कारों का दावा करना उनकी संपूर्ण अधिकार में था। परंतु रुद्र प्रताप जानते थे कि यदि वे केवल यही पुरस्कार वितरित करते तो अन्य भूल भुलैया प्रबंधक युद्ध में भाग लेने के लिए किए गए अपने प्रयासों पर पछतावा करने लगेंगे और भविष्य के युद्धों में उनकी सक्रियता कम हो सकती थी। इसलिए उन्होंने गहन विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया कि सभी लूट को पुरस्कार के रूप में वितरित किया जाएगा, सिवाय डाउन जेम्स और भूल भुलैया कोर के। बेशक ये केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई हो जाए, लेकिन 10वें तल से लूटी गई अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाली हथियार और कवच जो 9वें तल पर कभी नहीं पाई जा सकती थी, ने भूल भुलैया प्रबंधकों को संतुष्ट कर दिया। अंततः डाउन जेम्स के बीच सूखने से पहले ये वही भूल भुलैया प्रबंधक थे जिन्होंने अपने नौकरों का उपयोग आसानी से बलिदान के लिए किया था, अतः इतनी सती पुरस्कार वितरण से भी उनकी संतुष्टि संभव थी। मोरिगन, हाइमडाल और बोरेयस आगे आए, रुद्र प्रताप ने कहा। तीनों, जिन्होंने प्रत्येक ने अपनी विशिष्ट उपलब्धि अर्जित की थी, सभी को बुलाया गया। 9वें तल के अन्य भूल भुलैया प्रबंधक ईर्ष्यापूर्ण दृष्टि से उन्हें निहार रहे थे। रुद्र प्रताप ने जारी रखा, मैं आप लोगों को वही श्रेष्ठ हथियार प्रदान करूंगा जिनका स्वयं नोबल्स ने उपयोग किया था, साथ ही डाउन जेम्स और समनिंग स्टोन्स भी। कुछ नागा कर्मियों ने, जो पास खड़े थे, विभिन्न आकार के बक्से आगे लाए। हम अपने राजा के उदार दयालुता के लिए आभारी हैं। बोरेयस और हाइमडाल संतुष्ट होकर सिर झुकाकर बक्से ग्रहण कर गए, परंतु किसी अज्ञात कारणवश मोरिगन ने वह बॉक्स स्वीकार नहीं किया। मोरिगन, रुद्र प्रताप ने पुकारा, लेकिन मोरिगन ने अपना हाथ बढ़ाकर बॉक्स को धीरे से हटा दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी कोई और इच्छा है। उत्तर देने के बजाय मोरिगन ने सिर झुकाया और कहा, मैं आपके साथ अलग से भेंट करना चाहूंगी। मैं निश्चित नहीं हूं कि आप क्या अनुरोध करना चाह रही हैं, पर मैं समझ गया। रुद्र प्रताप ने कहा। मोरिगन, हाइमडाल और बोरेयस फिर अपनी अपनी स्थिति में लौट गए। अन्य भूल भुलैया प्रबंधक लालची दृष्टि से उस बक्से को निहार रहे थे जिसमें डाउन जेम्स और समनिंग स्टोन्स थे, जिसे मोरिगन ने अस्वीकार किया था। परंतु जैसे ही रुद्र प्रताप के इशारे पर नागा कर्मी ने बक्सा हटा दिया, उनके चेहरों पर लालच की झलकें गायब हो गईं। आइए इसे समाप्त करें। एक बार फिर सभी ने शानदार कार्य किया। सभी भूल भुलैया प्रबंधक अपने अपने भूल भुलैया में लौटने के बाद रुद्र प्रताप ने मोरिगन को अलग से बुलाया और पूछा, क्या पुरस्कार पर्याप्त नहीं है? परंतु मोरिगन ने सीधे उत्तर देने के बजाय अपना प्रश्न पूछा, क्या हुआ, कैसा मतलब? रुद्र प्रताप को अंदाजा था कि यह प्रश्न किस ओर ले जा रहा है, पर उन्होंने अनजान होने का अभिनय किया। मोरिगन ने उसे देखा और होंठ काटते हुए फिर पूछा, मास्टर, मुझे आपके भीतर उसकी शक्ति क्यों महसूस हो रही है? रुद्र प्रताप ने कोई उत्तर नहीं दिया और मोरिगन की बेचैनी केवल और बढ़ गई। रुद्र प्रताप ने कोई उत्तर नहीं दिया और मोरिगन की बेचैनी केवल और बढ़ गई। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउटेल्स को। हालांकि रुद्र प्रताप की दृष्टि से देखा जाए तो मोरिगन के प्रश्न का उत्तर देना उसके लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं था। मोरिगन को देखते हुए, जो समय समय पर अपनी आंखों में खतरनाक चमक लिए उसकी ओर झांकती रहती थी, रुद्र प्रताप को यह बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है। और भले ही उसने उसे अपने अधीनस्थ के रूप में स्वीकार किया था, फिर भी उसके बारे में ऐसे कई रहस्य थे जिन्हें जानकर भी वह उसे पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकता था। मैं थक गया हूँ, आइए इसे किसी और समय पर चर्चा करते हैं। रुद्र प्रताप ने अपना सिर घुमाते हुए आंखें बंद कर लीं। ये स्पष्ट आदेश था, परंतु मोरिगन इतनी आसानी से पीछे नहीं हटती थी। उसकी बंद आंखों के भीतर भी रुद्र प्रताप महसूस कर सकता था कि मोरिगन लगातार उसकी ओर घूर रही थी और वह बेतहाशा उस दृष्टि को अनदेखा करने की कोशिश कर रहा था। काफी समय तक वहीं खड़ी रहने के बाद मोरिगन अंततः आगे बढ़ी। रुद्र प्रताप ने सोचा कि शायद उसने हार मान ली है, परंतु तभी उसने महसूस किया कि उसके कदम मास्टर रूम के निकास के बिल्कुल विपरीत दिशा से प्रतिध्वनित हो रहे थे। असहजता महसूस करते हुए उसने सहज रूप से अपनी आंखें खोली और पाया कि मोरिगन सीधे उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा इतना पास था कि उसकी सांसों का ताप भी महसूस हो रहा था। जैसे ही उसने उसकी लाल खतरनाक आंखों को देखा, रुद्र प्रताप खुद को अपने सिंहासन से छलांग लगाते हुए मोरिगन को थप्पड़ मारते हुए पाया, पर मोरिगन ने अपने हाथ से बचाव करने का प्रयास तक नहीं किया। तुम क्या कर रही हो? रुद्र प्रताप ने गुस्से में गरजते हुए पूछा और उसकी गर्दन को पकड़ते हुए उसे दबाने लगा।
कुर्ग। मॉरिगन ने कुछ सूखी खांसी की और अंततः जोर देकर कहा, मैं आपसे विनती करती हूँ, यह मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्रूर और गर्वीली चील जैसी उसकी आत्मा में यह हताशा देखकर रुद्रप्रताप ने आखिरकार मॉरिगन की गर्दन पर से पकड़ ढीली कर दी। सांस पाते ही मॉरिगन ने पुनः विनती करते हुए कहा। संभावना थी कि उसका वर्तमान व्यवहार उस समय से संबंधित था जब रुद्रप्रताप ने उस तुस को अवशोषित कर एक आंख वाले प्रभु का टुकड़ा प्राप्त किया था। फिर भी रुद्रप्रताप ये समझ नहीं पा रहा था कि मॉरिगन इतनी हताश क्यों हो रही थी। उसकी सामान्य प्रवृत्ति बहुत ठंडी और शांत थी, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन था कि यह उसके पूर्व स्वामी की ओर तड़प के कारण हो रहा है। मॉरिगन, जो युद्ध क्षेत्र में अपने विरोधियों की बहादुरी का मजाक उड़ाती थी और मृत्यु के सामने भी हंसती थी, अब उसके सामने इस तरह घुटनों के बल झुकती नजर आ रही थी। ये दृश्य रुद्रप्रताप के लिए पूरी तरह अप्रत्याशित और असाधारण था। तुम इतनी हताश क्यों हो रही हो? रुद्रप्रताप ने पूछा, लेकिन मॉरिगन ने मौन ही बनाए रखा। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, परंतु मुझसे भी कोई अपेक्षा मत रखो। अंततः इस मौन व्यवहार में मॉरिगन ही हारने वाली थी। रुद्रप्रताप मॉरिगन के कार्यों के पीछे की वजह जानने के लिए उत्सुक था, लेकिन ये केवल सामान्य जिज्ञासा थी, ये जानने की कोई तीव्र लालसा नहीं थी। इतना ही नहीं, वास्तव में वह उसकी बात सुनने का बिल्कुल भी इरादा नहीं रखता था। उसने अपने ठंडे और निर्मम दृष्टि से उसे निहारते हुए नजरें घुमा लीं। अगर तुम जा नहीं रही तो मैं चला जाता हूँ, रुद्रप्रताप ने अपनी जीभ क्लिक करते हुए कहा और नीचे देखा, जहां मॉरिगन उसके पैरों पर गिर गई थी, जैसे किसी परियों की कहानी की दुखद नायिका हो। रुको। उसने दूर से मॉरिगन की विलापपूर्ण आवाज सुनी, पर उसे अनसुना करते हुए चलता रहा। और जब उसने ऐसा किया, मॉरिगन ने पुनः उसकी ओर पकड़ जमा ली। मॉरिगन। रुद्रप्रताप की आवाज खतरनाक ठंडी और शांत हो गई। उसकी काली आंखों में नीली रोशनी चमकी और धीरे धीरे उग्र ऊर्जा उसके भीतर फैलने लगी। धैर्य मत आजमाओ। रुद्रप्रताप की दृष्टि इतनी तीव्र थी कि अधिकांश अधोलोक प्राणी उसकी आंखों में तक नजर डालने की हिम्मत नहीं कर पाते। फिर भी अपने सिर झुकाने के बजाय मॉरिगन ने उसकी आंखों में सीधे देखा। पर उसकी आंखों ने अलग कहानी सुनाई। वह रुद्रप्रताप को मार डालने वाली निगाह से देख रही थी, फिर भी गहरी सांस ले रही थी और चेहरे पर हल्की उलझन की झलक थी। वह प्रसन्न प्रतीत हो रही थी, लगभग। मैं इसे दोहराने वाला नहीं हूँ, मॉरिगन, रुद्रप्रताप ने उसके दृढ़ दृष्टि के जवाब में और भी क्रूरता से गरजते हुए कहा। स्वाभाविक रूप से उसका क्रोध फैलने लगा, पर पहले की तुलना में इस ऊर्जा का प्रकटीकरण जंगली जानवर के बजाय एक राजा की गरिमा जैसा था। रुद्रप्रताप स्वयं शायद इसे महसूस नहीं कर रहा था, पर वह जानता था कि यह शक्ति अब एक अलग प्रकार की थी। ये बदलाव उस तुस की शक्ति अवशोषित करने के बाद हुआ था। इतनी विशाल और अभिमानी ऊर्जा के सामने भी, जिसे अधिकांश प्राणी अनस्पर्शनीय समझते, मॉरिगन पीछे नहीं हटी, बल्कि जैसे वह किसी जादू से प्रेरित हो, मुस्कुराते हुए रुद्रप्रताप की ओर बढ़ी। जो मैं करने वाला हूँ उसके लिए मुझसे न घृणा करना, रुद्रप्रताप ने ठंडे स्वर में कहा। यदि उसने एक और कदम बढ़ाया तो वह उसे निर्दयतापूर्वक दंडित करने को तैयार था। परंतु अचानक, जैसे ही वह हमला करने वाली थी, मॉरिगन अचानक घुटनों के बल बैठ गई और सिर झुका दिया। अत्यंत सम्मानजनक मुद्रा में वह घुटनों के बल आगे बढ़ती हुई उसके पांव के ऊपर चुंबन कर बैठी। मेरे राजा। जैसे ही मॉरिगन की भावपूर्ण आवाज मास्टर रूम में गूंज उठी, रुद्रप्रताप के संदेश विंडो पर सूचना आई। एक आंख वाले प्रभु की सेवा करते हुए युद्ध क्षेत्र की चील मॉरिगन फिर से आपके भीतर अपने पूर्व स्वामी की शक्ति का अनुभव कर रही है। यह महत्वपूर्ण नहीं कि आप कौन हैं या आपने वह शक्ति कैसे प्राप्त की है। इस समय उसका मन केवल अपनी आत्मा की संधि में लगा है, जिसे वह अंत तक निभा नहीं पाए। युद्ध के प्राचीन नायक, युद्ध क्षेत्र की चील मॉरिगन अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से आपके प्रति वफादारी की शपथ ले चुकी है। उसका समर्पण उसके समलिंग संधि का प्रमाण है। मेरे राजा, मॉरिगन ने पुनः अपनी पागलपन जैसी भावनाओं के साथ पुकारा, जिसे रुद्रप्रताप समझ नहीं पा रहे थे। भले ही वह इससे हैरान हो या नहीं, अधोलोक प्रणाली लगातार उसे इन परिवर्तनों की सूचना दे रही थी। मॉरिगन एक उत्कृष्ट योद्धा और रणनीतिकार है। हालांकि आपने पहले जो शक्ति देखी है, वह उसके वास्तविक सामर्थ्य के सामने कुछ भी नहीं है। उसका वास्तविक सामर्थ्य केवल उच्च स्वामी के साथ होने पर जागृत होता है। मॉरिगन ने अपनी खोई हुई वास्तविक पहचान फिर से प्राप्त कर ली है। उसका वास्तविक नाम काली मृत्यु चील है, वह दरिंदे जो युद्ध में सैनिकों को उनके अंत की ओर ले जाता है। मॉरिगन की सभी क्षमताएं अत्यधिक बढ़ गई हैं। वह अद्वितीय क्षमता, डेथ मार्च, का उपयोग कर सकती है। रुद्रप्रताप को संदेश पढ़ते ही सब कुछ स्पष्ट हो गया। उस्तुस की शक्ति अवशोषित करने के बाद प्राप्त एक आंख वाले प्रभु के टुकड़े ने किसी प्रकार से मॉरिगन की अपनी शक्ति को प्रभावित किया था। जैसे ही उसने अपने संशयों की पुष्टि की, उसका शरीर उस समय चमकने लगा। आसपास की दुनिया तेज रोशनी से भर गई। किसी समय उसने अपनी आंखें खोलीं और उसके सामने ऐसी दुनिया थी जो उसने कभी नहीं देखी थी, जहां प्रकाश कई गुना अधिक तीव्र था।
उस्तुस को अवशोषित करके प्राप्त शक्ति का टुकड़ा अभी पूरी तरह जागृत नहीं हुआ है, परंतु अधोलोक की रहस्य शक्तियों ने हस्तक्षेप किया है। काली मृत्यु चील मोरिगन एक आंख वाले प्रभु की सबसे नज़दीकी सेविका थी। उसके जागृत होने से प्रभु के टुकड़े पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। आपके द्वारा प्राप्त शक्ति के टुकड़े अधूरे हैं। अब आप केवल एक भाग का उपयोग कर सकते हैं। आप एक आंख वाले प्रभु की क्षमता आंखों की सच्चाई का उपयोग कर सकते हैं। एक और अपरिचित संदेश विंडो भी प्रकट हुई। काली मृत्यु चील की स्थिति अत्यधिक उत्तेजित। यह क्या? सब्सक्राइब करो हेवनली डाउटेल्स को। यह क्या? मॉरिगन की मानसिक स्थिति को संकेतित करने वाला ये संदेश इतना अविश्वसनीय था कि स्वयं रुद्र प्रताप, जो पहले से ही यह मान चुका था कि उसने अधोलोक में मौजूद हर रहस्य देख लिया है, भी इस समय स्तब्ध और दंग रह गया। परंतु संदेश एक के बाद एक लगातार प्रकट होते रहे और उसे अपनी उलझन को सुझाने का कोई समय तक नहीं मिला। इस सब के ऊपर एक संदेश प्रकट हुआ जिसने उसे अनिवार्य रूप से कोई निर्णय लेने के लिए मजबूर कर दिया। निर्णय का क्षण अपेक्षा से पहले आ गया है। आपने पहले ही हाईलॉर्ड की योग्यताएं प्राप्त कर ली हैं, परंतु ये केवल अस्थायी थी। इस समय आपको यह चुनना होगा कि क्या आप पूर्ण हाईलॉर्ड की योग्यताओं को विरासत में प्राप्त करेंगे या नहीं। यदि आप पूर्ण हाईलॉर्ड की योग्यताओं को प्राप्त करने का विकल्प चुनते हैं तो आपको अधोलोक के वाइसकाउंट के अपने पद से वंचित कर दिया जाएगा। पहले आप अपने सभी सुविधाओं और विशेषाधिकारों से वंचित होंगे, परंतु इसके बाद आप फिर से अधोलोक के नोबल के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। यदि आप हाईलॉर्ड की योग्यताओं को त्याग देते हैं तो आप वाइसकाउंट के रूप में बने रहेंगे और कोई परिवर्तन नहीं होगा। तथापि हाईलॉर्ड की अनियमित गूंजती ऊर्जा आपके शरीर में जीवन भर निवास करेगी, जो यूसुर्पर का ध्यान आकर्षित करेगी। ध्यान रखें कि यहाँ तक कि मॉरिगन, जो केवल प्राचीन प्रभु की अधीनस्थ थी, ने भी इस टुकड़े की ऊर्जा को पहचान लिया। यूसुर्पर एक उच्च स्थानिक प्राणी है जिसे ब्लैक डेथ क्रो के साथ तुलना नहीं किया जा सकता। आप कभी भी यूसुर्पर की दृष्टि से बच नहीं पाएंगे। संदेश में कहीं न कहीं चुनाव शब्द था, परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था कि रुद्र प्रताप के लिए वास्तव में कोई विकल्प मौजूद ही नहीं था, और वास्तव में उसके पास केवल एक ही विकल्प था जिसे वह चुन सकता था। रुद्र प्रताप ने अपने मुंह खोला और बेताबी से उन संदेशों को देखा जो उसकी आंखों के सामने लगातार प्रकट हो रहे थे। हाईलॉर्ड की योग्यताएं। उसकी दृष्टि मोरिगन की ओर गई, जो जमीन पर सिर झुके अपने राजा की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके बाद उसकी नज़र 9वीं मंजिल की अंधेरी सुरंग से भी परे कहीं गई। उसके जीवन के वे दिन याद आए जब वह एक सुरंग खोदने वाले की तरह, जंगली जानवरों की तरह जीवन व्यतीत करता था, और उन अन्य सुरंग खोदने वालों के चेहरे जो उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर चुके थे, उसके मन में जीवंत हो उठे। उनकी यादें, जिनमें से कोई भी जीवित नहीं था, उसकी आंखों के सामने चमक उठीं। तुम स्वतंत्र हो। स्पाइडर ड्यूक का वह उद्घोष, जिसमें न तो तिरस्कार था और न ही कोई अन्य भावना, जैसे कल ही हुआ हो, उसके स्मृति पटल पर ताज़ा हो उठा। उन शब्दों को याद करते हुए रुद्र प्रताप ने अंततः अपना निर्णय लिया। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। एक नए हाईलॉर्ड का जन्म एक अर्थपूर्ण घटना है जो अधोलोक के आशीर्वाद के योग्य है, परंतु वर्तमान अधोलोक की परिस्थितियां हाईलॉर्ड के पक्ष में अनुकूल नहीं हैं। सभी अधोलोक प्राणी आपके विरुद्ध हो सकते हैं। क्या आप फिर भी हाईलॉर्ड की योग्यताओं को प्राप्त करना चाहते हैं? किसी भी स्थिति में यह अत्यंत जोखिमपूर्ण था, अतः रुद्र प्रताप ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, मैं इन्हें सब ग्रहण करूंगा। आप अपने निर्णय को उलट नहीं सकते। संदेश किसी तरह की धमकी जैसा प्रतीत हुआ, पर शायद यह उसके मनोभाव की स्थिति के कारण था। इस समय तक रुद्र प्रताप अपेक्षाकृत शांत महसूस कर रहा था। इस दुनिया में वैसे भी कोई उलटफेर योग्य विकल्प नहीं होता, उसने धीमे स्वर में फुसफुसाया, जैसे किसी से बातचीत कर रहा हो। हाईलॉर्ड की उत्तराधिकारिता शुरू होती है। वाइसकाउंट रुद्र प्रताप का पद हटा दिया गया है। अधोलोक के नोबल की सभी अनोखी क्षमताएं निष्क्रिय कर दी गई हैं। रुद्र प्रताप का नोबल का पद छिन जाने से वस्तुतः अधिक कुछ नहीं बदला। कई बार उसने स्वयं ही भूल चुके थे कि वह नोबल था, सिवाय कुछ क्षणों के जब उसे कभी कभी नोबल की क्षमताएं सक्रिय करनी पड़ती थीं। हालांकि अगर कोई विशेषाधिकार था जिसका वह नोबल रहते हुए लाभ उठा चुका था, वह था सबजुगेशन। यह एक ऐसी क्षमता थी जो केवल अधोलोक के नोबल को ही प्रदान की जाती थी। इस क्षमता के चलते सभी भूल भुलैया प्रबंधकों के साथ किए गए अनुबंध स्वतः ही समाप्त हो गए थे। यही सबजुगेशन की शक्ति थी। ये भी उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप था। 10वीं मंजिल के युद्ध के दौरान रुद्र प्रताप ने महसूस किया था कि 9वीं मंजिल की सेना उसकी आशाओं के अनुसार मजबूत नहीं थी। ये बदलाव थोड़ी नाराजगी पैदा कर रहा था, परंतु ये स्वीकार्य हानि थी। हालांकि हाईलॉर्ड की शक्तियां उसकी कल्पना से भी अधिक प्रबल थीं। जब उसने अपने सामने प्रकट हुए नए संदेश को देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हालांकि वासल की प्रतिज्ञा अब टूट गई है, परंतु पूरे 9वीं मंजिल पर आपका नियंत्रण अब भी अपरिवर्तित है। हाईलॉर्ड के अधिकार के अंतर्गत पूरी 9वीं मंजिल अब एकीकृत रूप में आपके अधीन है।